चले मेरे ख्याल में मैंने मैसेज तो किया है, भली माइट टेक फ्यू मिनट्स, तो मेरे ख्याल में हम स्टार्ट करते हैं। जी जी। अभी आप मतलब मैं अभी आपका ना वो थ्रेड पढ़ रही थी कि जो RER के ऊपर एक इंसाफी भाई साहब ने एक थ्रेड लिखा था, उन्होंने रिलेट किया था हाउ द वैल्यू ऑफ रुपी उसको कैलकुलेट किया था, एंड आई सॉ आपने जो रिबटल और जो फैक्ट करेक्शन पोस्ट की थी, तो मैं हम उसके ऊपर अगर आप कुछ बताओ उमर। हाँ, उसके ऊपर ये बेसिकली जो रीर है जिसको हम कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है, उसको बेसिस बना के हाँ डिटरमिन करते हैं कुछ लोग के रुपी जो है हमारा ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, और अगर ओवर वैल्यूड है तो कितने, अंडर वैल्यूड है तो कितने। तो उसमें फिर साथ में वो लॉजिक वगैरह देते हैं कि क्योंकि हमारा जो रेट था RER जिसको, वो तकरीबन 110 120 तक था, तो इसका मतलब कि काफी ओवर वैल्यूड था, जिसका वो लेते हैं कि अगर तो आपका रुपीज ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब है कि इम्पोर्ट्स आपकी जो है वो सस्ती हैं इंपोर्ट करना, और एक्सपोर्ट्स हमारी जो है वो महंगी बन जाती है, यानी कि हमें मुश्किल होती है एक्सपोर्ट करने में। ये बात ठीक भी है क्योंकि ट्रू। एक कंप्लीट हाँ कम्पिटिटिवनेस जी। होती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के सिनेरियो में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें करना ही करना, मतलब सीपैक की जो मशीनरी थी जो हमने एक कमिट किया हुआ है, जो हमने मंगवानी है वहां से, वो तो हमने मंगवानी है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रीड इज गोइंग। इसके अलावा हमारी जो पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमने इंपोर्ट करनी ही करनी है। तो वो डिपेंड करता है मोस्टली कि आपकी इंटरनेशनल प्राइसिंग क्या चल रही है। फिर इस तरह के हमारे बाकी दूसरी इंपोर्ट्स का भी इस तरह का है। तो तकरीबन 60% ऑफ इंपोर्ट्स ऐसी थी जो कि जो तीन चीजों की वजह से 2020 में कम हुई, जिसमें पेट्रोलियम, मशीनरी वगैरह का जो काम था वो कम हुआ था, क्योंकि सीपे के ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स है वो 2018 में और 19 में मेच्योर हो गए हैं और कुछ स्लो हो गए हैं। तो ये इस तरह का हिसाब किताब था उसमें। बाकी उमर इसके अलावा आप देखें, वो अगर वो ये कह रहे थे RER अगर आपकी 100 से ऊपर है तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स है वो महंगी है लेकिन इंपोर्ट सस्ती हैं, तो वुड नॉट दैट काइंड ऑफ हेल्प अस कि हमने तो इंपोर्ट्स काफ़ी की थी, सी पैक रिलेटेड हैवी मशीनरी एंड ऑल दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि सिर्फ सी पैक नहीं, आपने आप देखें एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगे थे, तो इसका मतलब है हमें हमने तो एक सस्ती इंपोर्ट का एक तरीका वो था ना, तो वो डोंट यू थिंक दैट वाज एक्चुअली हेल्पफुल, दैट सर्व आवर इकोनॉमी बेटर, since back then we were importing most of our stuff to kick up our economy. देखें, असल में चीज है कि जब 2013 में हम आए थे तो एनर्जी आपको पता है कि काफी ज्यादा बुरान था। तो हमारे यहाँ पे तकरीबन 12 Absolutely. से 14 घंटे तो लाहौर शहर में लोड शेडिंग हो रही थी, देहातों में 18 18 घंटे तक का था। तो ऐसी सिचुएशन में आप सोच भी नहीं सकते अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने का, ठीक है, जब तक आपके पास एक इंजन नहीं है, मसलन इकोनॉमी का इंजन, आपकी इकोनॉमी का क्या, True. मसलन एनर्जी नहीं है तो आपकी फैक्ट्रीज कहाँ से चलेंगी, प्रोडक्शन ग्रोथ कहाँ से आएगी। तो इसके लिए प्री रिक्विजिट है कि हमारी जो इम्पोर्ट, सॉरी, हमारे जो एनर्जी है उसको हम बेहतर करें। तो उसके लिए ये जितना भी सीपे के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे इसमें बड़े बेहतरीन किस्म के प्रोजेक्ट्स लगे हैं, तो वो जरूरी था करना। तो वो जो आपकी बात कि जो कहते हैं कि मसलन रीच ज्यादा है तो इंपोर्ट हमें सस्ती पड़ती है, इनके हम इंकरेज होते हैं इंपोर्ट लेने में क्योंकि हमें डोमेस्टिकली वो सस्ती पड़ रही है। तो किसी हद तक वो ठीक भी है कहना। और ऑब्वियसली जब हमारे पास एनर्जी पूरी होगी तो फिर हम नेक्स्ट फेज में जा सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारा 2008। एब्सोल्युटली। आप देखें कितना, जी जी। हाँ जी, कैपिटल आउटफ्लो हो रहा था क्योंकि हमारे पास तो एनर्जी नहीं थी, हमारे जो रॉ जो मटेरियल बेसिक मटेरियल है जो हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए वही नहीं अवेलेबल। तो आप देखिए कितना कैपिटल फ्लो बांग्लादेश और इस तरफ निकल गया था पाकिस्तान जी से। जी, 2013 से पहले ही हमारे पास एनर्जी का काफी बुरान हाँ आना जी। शुरू हो गया हुआ था, वो काफी ज्यादा था। उस दौरान में ही ज्यादातर इंडस्ट्री हमारे पास मूव करके जा रही थी बांग्लादेश वगैरह में। तो ऑब्वियसली जब वहां पे एक सेटअप हो जाती है, वहां पे बाइंग हाउसेस वगैरह वहां पे स्टैब्लिश हो गए हैं, ठीक है, तो उस सूरत हाल में कम्पीट करना तो वैसे बड़ा मुश्किल था। हमें तो पहले अपनी एनर्जी की जरूरत पूरी करनी थी, उसके बाद हम आगे का सोच सकते हैं, वरना तो सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो भली भाई, वेलकम। आई गेस आपको आपका माइक है भली भाई। Now I lost him again. Yeah, हाँ जी उमर साहब, keep on going. हाँ, तो वही फिर सीपैक का भी जो हमारा 2018 19 में जो प्रोजेक्ट थे, जैसे वो इंपोर्ट्स हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई थी या ज्यादातर हो रही थी, तो उस दौरान हमारे लास्ट ईयर में फिर काफी एडजस्टमेंट भी की रुपीज वगैरह में, कि रुपी का रेट जो था, मिफ्ता साहब को आपको याद होगा कि उस दौर में हमारी तरफ से जी जी डिवैल्यूएशन भी बिल्कुल। हुई। तो बाय द एंड ऑफ जून 2018 हमारा जो रुपीज था वो मॉडरेटली ओवर वैल्यूड था, मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा भी नहीं था, तकरीबन मेरे ख्याल में 7 8% ओवर वैल्यूड था। लेकिन जो 2019 के साल में इन्होंने जो किया है, तो समझ लीजिए वो खुदकुशी थी हमारे लिए कि हम
तकरीबन 20-30% हमने रुपये को दौरान में डीवैल्यू किया। मतलब ओवर वैल्यूड पोजीशन से हम काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड पोजीशन में चले गए, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेशन बढ़ना, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ना, इंटरेस्ट रेट की इंटरेस्ट रेट, हाँ जी, और that was like literally a suicidal mission, hot money, और जितना वो स्कैम ने, it actually did cost our economy a lot. जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से हमारी जो फिस्कल साइड से वो तकरीबन उड़ के रह गई। मतलब आपके पास जब एक तकरीबन आप 1,000 बिलियन से ज्यादा आप एक्सपेंस ऐड कर लेते हैं इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरी साइड फिर आपको कट क्या करना पड़ता है, हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स वगैरह। तो बहुत ही True. मेस क्रिएट किया। तो अगर हेफाजत ना करते इसको, थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलते, थोड़ा स्लोली उसको लेके चलते, तो फिर शायद चीजें बेहतर हो जाती। हाँ हाँ जी, उमर आप कुछ ऐड करना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम उमर भली भली भाई, क्या हाल है आपका? हाँ जी, आप कुछ ऐड लेट करना हो गया चाहोगे? दैट्स परफेक्टली ओके। था। एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट कर दें, मैं थोड़ा लेट लेट ज्वाइन हम किया लोग मैंने। इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं, कैसे 2013 से 18 तक वी हैड टू कीप आवर रूपी लाइक द वैल्यू कंट्रोल्ड, क्योंकि हमने इंपोर्ट्स करनी थी, RE आर फैक्टर एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि इंपोर्ट वी वांटेड चीपर इंपोर्ट एंड तो हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। रिमेंबर वी डिस्कस इन अ ग्रुप 2 अर्लियर, तो प्रीटी मच वही टॉपिक है। बिल्कुल ऐसा ही है। 2013 को जब गवर्नमेंट टेक ओवर हुई थी, तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा था। अराउंड 12 to 14% के दरमियान जो है वो चल रहा था स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है ना, आपकी ग्रोइंग इकोनॉमीज के लिए कभी भी ये बेनिफिशियल नहीं होता। ग्रोइंग इकोनॉमीज को सिंगल डिजिट लोअर साइड के ऊपर इन्फ्लेशन चाहिए होती है, लो इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अदरवाइज हमारी जो प्रोडक्शन है, LSM है, GDP, वो तमाम ग्रोथ जो है ना वो कर्टेल हो जाती है। तो 5 साल के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस थे, जिसमें सबसे बड़ा इशू हमारा सिक्योरिटी का था। उसके अलावा एनर्जी शॉर्टफॉल था। इन दोनों को जो है उन्होंने मेंटेन किया, डेवलप किया, इसके अंदर एड ऑन किया। उसके साथ साथ जो है इंटरेस्ट रेट को कम भी किया, इन्फ्लेशन को कम किया, ताकि इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ जा सके। ग्रोथ मोमेंटम जो है वो उसको बरकरार मतलब जो है ना रखा जा सके। तो ग्रोथ आई 2017 में, 18 में, दोनों साल में, मतलब 5% प्लस जो है वो ग्रोथ देखने में आई। 5.8 तक जो है वो रिकॉर्ड की गई, जो कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी उसको एविडेंस किया। ये क्यों ज़रूरी है हमारी ग्रोथ जो है? ग्रोथ हमारी इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारी जितनी पॉपुलेशन है और एनुअली जितनी नई लेबर फोर्स पाकिस्तान के अंदर आ रही है, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एटलीस्ट 7% ग्रोथ जो है वो चाहिए। और हमने जस्ट अभी 5.8 टच किया था। वो स्टिल हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 5.9% के ऊपर थी। तो आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ग्रोथ चाहिए होती है। हाँ, जब आप ग्रोथ कर रहे होते हैं तो उसके साथ पैरेलल कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका ट्रेड डेफिसिट टेम्परेरीली आपका इंक्रीज करता है, जैसा कि पाकिस्तान में किया भी। उसकी वेरियस रीज़न है, बहुत लंबी डिस्कशन इसके ऊपर हो चुकी है कि सी पैक रिलेटेड इंपोर्ट्स थी, एनर्जी प्रोडक्ट्स जो हैं प्लांट्स के लिए मेजर इंपोर्ट्स हो रही थी। तो उसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट ऊपर गया, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ऊपर गया। हमारे रिजर्व्स जो हैं उनको काफ़ी हिट जो है वो आखिरी 2 सालों में मतलब लेना पड़ी, लेकिन ये उस वक्त ज़रूरी था। इसका बड़ा एक सिंपल सा रीज़न रिस्पॉन्स है कि आपने मतलब वो करंट अकाउंट डेफिसिट 19% के ऊपर बढ़ा दिया, तो मतलब आप इकोनॉमी ठीक नहीं चला रहे थे। तो आप अगर इसको 2.5 साल के जो करंट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है उसमें अगर आप इसको देखें, तो हमने क्या किया कि 5.8% की ग्रोथ जो है उसको -0.4 के अंदर ले गए।
अब 2.5 साल बाद जब उनको समझ आई कि भली नहीं भाई, यार इस तरह से। हाँ जी, इसमें थोड़ा कोरोना का फैक्टर निकाल दें, क्योंकि मसला ये कि मतलब जब पीएमएल आई थी 2013 में, तो हमारे भी बहुत ज़्यादा फैक्टर थे। टेररिज्म था, पावर की मैसिव शॉर्टेज थी। लेकिन बहरहाल फिर चलें, वही नहीं, इंसाफियों को वो खुश करने के लिए अगर हम इसमें कोरोना की जो ये जीडीपी की जो श्रिंक हुई है ग्रोथ, इसमें अगर हम कोरोना के हम्म, फैक्टर डिस्काउंट कर दें, तो हाउ मच डू यू थिंक विदाउट कोरोना दिस जीडीपी ग्रोथ वुड हैव बीन? बिकॉज आपको याद है इन्होंने कुछ पता नहीं 2.9 बताई थी पहले सालों, बाद में जब रिवाइज की गई, जब चेक की गई, तो दैट वाज मे बी 1.19 और 1.9 आई बिलीव। तो मतलब अगर हम कोरोना का कोई फैक्ट, कोई है डेटा जिसे हम वो वाला जी अगर डिस्काउंट कर सकें जीडीपी ग्रोथ की श्रिंकेज में से? एग्जैक्टली अगर कोरोना का अगर फैक्ट निकाल भी दें तब 1% के आसपास थे, क्योंकि इन्होंने इनिशियली 29 नंबर रिपोर्ट किया था, वो अराउंड 3% प्लस किया था, 3.2 3.4। ईयर लेटर जब वो ट्रू। डाटा जो है रिकंसाइल किया गया तो 1.9 जो है 2019 का जो है ना वो इस्टेब्लिश हुआ नंबर। अब जुलाई 2 से लेके मार्च 2020 तक तो पाकिस्तान में इतना नहीं था, हमारी इंडस्ट्री उसी तरह से चल रही थी, किसी किस्म का कोई लॉकडाउन। जो कोरोना का इम्पैक्ट आया वो लास्ट क्वार्टर के अंदर आया। और पहले जो 3 क्वार्टर हैं अगर उसमें आप देख लें कि यार हमारे पहले 3 क्वार्टर में मेजर जो नंबर हमें आ रहा होता है प्रोडक्शन साइड के ऊपर, वो हमारा क्या चल रहा था, तो 10% माइनस। दैट वाज श्रिंकिंग। हाँ जी, और आप वो नंबर भी भली भाई वो भी बता दें, जो पीएमएल के टेन्योर में, डिस्पाइट ऑफ द टेररिज्म एंड मैसिव जो पावर शॉर्टेज एंड ऑल दोस chaos, उन दे एडेड मे बी लाइक हाउ टोटल ग्रोथ फॉर 5 years was maybe 10% or more than that LSM। एलएसए में तकरीबन 5 साल में तकरीबन 25% ग्रोथ थी पीएमएलएन के टाइम के दौरान में, 25%। जो कि अभी इसमें कोविड का इम्पैक्ट भी आया ये पीके के दौर में, एक सेकंड ईयर में, और अभी थर्ड ईयर है। तो इसमें भी अभी तक अगर ये हाँ जी। अभी तक जिस तरह जा रहे हैं तो तकरीबन सेम लेवल अचीव करेंगे या उससे 1 या 2% प्लस जाएंगे जो 2018 में हमारा लेवल था। जबकि इन 3 सालों के दौरान में पीएमएल We will तकरीबन break 10 even। टू 12% तक ग्रो कर चुकी थी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी ग्रो कर रही है, इसका मतलब ये रियल नंबर है, प्रोडक्शन वाला, कोई नॉमिनल नंबर नहीं है। इसका मतलब है आपकी तमाम इंडस्ट्री ग्रो कर रही है इंक्लूडिंग टेक्सटाइल। जबकि हम जो ब्लेम ज्यादातर सुनते हैं कि हमारे टेक्सटाइल्स के नंबर वगैरह डाउन हुए, वो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइसिंग काफी कम हो गई थी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की भी, तो उसका भी काफी इम्पैक्ट आया था। हालांकि क्वांटिटेटिवली हमारी एक्सपोर्ट्स ग्रो की थी, हम रॉ स्टेज प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट से जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होती हैं लाइक गारमेंट्स हो गया, आपके जो हॉइजरी और दूसरी इस तरह की चीजें हो गई, उसमें हमारी क्वांटिटेटिवली एक्सपोर्ट्स हमारी इंक्रीज हुई थी। तो अगर देखा जाए तो एलएसएम या जीडीपी ग्रोथ वगैरह बड़े अच्छे नंबर थे पीएमएलएन के दौरान में, और इनके अभी तक थर्ड ईयर है और तकरीबन हम उसी लेवल पे खड़े हैं जो कि 2018 का था। और So we're just breaking even after 3 years, यस एग्जैक्टली। barely। हाँ। क्योंकि मैं भी वो कल परसों एक बुक पढ़ रही थी, तो उसमें जैसे आपको याद है जब ये ग्रेट रिसेशन आया था, लीमन ब्रदर्स, ऑल द बिग बैंक्स वर गोइंग डाउन, द गवर्नमेंट एक्चुअली गेव अवे चीप फ्री मनी कि आप लोन्स दें ताकि इकोनॉमी का साइकिल्स दोबारा से जो व्हील है वो रोटेट करना शुरू है, विच दे डिड नॉट फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। द बिग बैंक्स दे डिडंट कंप्लाई, मतलब दे ग्रैब द मनी बट उन्होंने दिया नहीं था। लेकिन वही मैं बात कर रही हूँ कि अब जब आप 13.5% पे इंटरेस्ट लेके जाएंगे, दिस इज दैट एक्चुअली इज प्रीटी मच ब्रिंगिंग इकोनॉमी टू अ कंप्लीट हॉल्ट। और फिर आपने जो एक्सचेंज रेट के साथ जो किया, और आप देखिए दैट वाज एक्चुअली अ हेवन फॉर foreign big banks or hedge funds. They might have funneled some money here and then they pulled it out anytime they wish they actually did. मतलब जब आप पूरे मेरे ख्याल में अमेरिका में आपका जो इंटरेस्ट रेट था, मे बी दैट वाज 1% और पाकिस्तान में 13.25 था। तो दैट वाज अ कंप्लीट नाइटमेयर। बेसिकली इंटरेस्ट रेट का आपका इन्फ्लेशन के साथ ताल्लुक है, मतलब जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी हाँ उतना ही जी। आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। और इसी को एक तरह का हम कहते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी, कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पाकिस्तान में 10% इन्फ्लेशन है तो ये फिर कोशिश करेंगे कि इंटरेस्ट रेट 11% हो, ताकि एक जो भी इन्वेस्टर है रुपये में, उसको रियल टर्म में उसको कुछ बेनिफिट मिले, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिले। इसी तरह क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा वगैरह में यहाँ पे इन्फ्लेशन तकरीबन 1% के आसपास की होती है, तो इसलिए इनका इंटरेस्ट रेट भी तकरीबन इतना ही होता है। तो हाँ जी, यहाँ पे मतलब गोल्डन नंबर जो यहाँ की ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स देता है, दैट्स 2। वो कोशिश करते हैं 2 के आसपास, लेकिन अभी जैसे कोविड में आपको पता है इन्फ्लेशन वैसे ही ड्रॉप की है ग्लोबली।
क्योंकि आप सोचिए मनी का जो फ्लो और वो सब कुछ रुक गया था, काफ़ी हद तक रुका था। तो अब इस टाइम अमेरिका में इट्स अराउंड 2.7% जो कि असल में लोग ये कह रहे हैं कि 3 तक जा सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइक इन्वेस्टर्स आर वरीड। लेकिन गोल्डन नंबर अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज 2 अराउंड 2 जी ऐसे ही है, इसलिए इन इसलिए फिर अमेरिका। ये भी जरूरी है ना कि ताकि हमारे ममालिक में भी ये इन्फ्लेशन वगैरह पे कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन पे आपका कंट्रोल नहीं होगा तो आपको ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। और इस वक्त जो स्टेट बैंक की भी जो अब नई पॉलिसी जो आ रही है उसी में यही कह रहे हैं कि हम हमारा जो मेन टारगेट है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ताकि अगर And how hopeful are you with Shaukat Tareen's new administration? Do you think it would overhaul? Because I actually think, if I might be wrong, but I believe he was part of PML's financial team too. I might be wrong, but that's my limited info. तो मुझे ये लग रहा है कि ये दोबारा से वही स्ट्रैटेजीज पे लेके जाएंगे जो पीएमएल के ज़माने में थी, क्योंकि अब आप देखिए काफ़ी हद तक वही बात कर रहे हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड होनी चाहिए मतलब। तो व्हाट डू यू सी होप कि जो शौकत तरीन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है ये कुछ चेंज कर सकती है? इनके बारे में ज्यादा तो नहीं पता। जब पीपल्स पार्टी के दौर में आए थे कि इन्होंने तकरीबन 1 साल वगैरह काम किया था, तो उस वक्त के इंटरव्यू से देख के लगता तो था कि ही इज अ मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, की मतलब जो चाहते हैं वो करेंगे, नहीं तो वो छोड़ के चले जाएंगे। तो अभी भी इनकी बातों से जिस आए हैं तो लगा ऐसा ही है, और उन्होंने क्रिटिसाइज भी काफी किया है ये पीटीआई की गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। ठीक है, इनके ये भी कितना अजीब है कि अब पीटीआई की अपनी पॉलिसीज मतलब 2-3 साल में जो उन्होंने लगाई हैं, उनके जो गुरु थे असद उमर और बाकी भी जो आए हैं, उन्हीं को उन्होंने रद्द कर दिया Hello. एकदम। जी पावर मिल साहब। Ji, Assalamu alaikum to the all respected members. It is my pleasure to be with here, all of you वालेकुम guys. सलाम। जी, actually this is my first take with you guys. So हम लोग इकोनॉमी में बात कर रहे हैं, तो I have heard Umar साहब and Muhammad Ali साहब and you as well also. So what I want to say is कि I work for a bank in Dubai. And now Uh-huh. I have been recently shifted to construction equipment manufacturers from Chinese. So related to the CPEC and economy and all that thing, what I want to share is कि ये एक बड़ा topic है, but here in Pakistan, I'm also in a mood of relocating. तो what I see कि यहाँ पे जो बहुत बड़ा space है, जो SME sector है हमारा, उसको किसी भी गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट नहीं किया। इफ यू कंपेयर टू माय गवर्नमेंट, तो उसमें जो एसएमई सपोर्ट है, प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कंपेयर करते हैं इकोनॉमी डिस्कशन को, आई एम रियली हैप्पी कि वी गाइस आर वरीड अबाउट आवर इंपोर्ट्स फॉर पाकिस्तान, बट वी हैव टू बी रियली फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट्स। सो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर इज़ कि जो छोटा कारोबारी है वो बेचारा बहुत पिस गया है और उसके पास ऑप्शंस नहीं है। In terms of what, like I want to make a decision regarding a plant. I want to install a manufacturing unit over here. So उसमें आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इतना घुस जाता है आपकी, उसमें प्रोडक्शन लाइन तो पीछे रह जाती है। तो जो गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर रही रिलेटेड टू दी जोन्स, जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, उसमें आपका प्रॉपर्टी में इतना पैसा लग जाता है कि आप मशीनरी और फिर रॉ मटेरियल की तरफ नहीं जाते। तो दिस वाज अ रियली बिग गैप सिंस द डे फर्स्ट वी आर सीइंग इन पाकिस्तान। तो जो बाहर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली लाइक हम मिडिल ईस्ट की बात करें, जीसीसी की बात करें, यूएई की बात करें, आई हैव नो मच आइडिया अबाउट द यूएसए एंड कनाडा, बट वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है बिज़नेस की, दैट इज़ वेरी 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 ब्राइट कंपेयर टू आवर पाकिस्तान पोजीशन। तो उसमें अगर गवर्नमेंट हमें यानी कि जो एसएमई सेक्टर है, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर है, उसको अगर सपोर्ट करे इन टर्म ऑफ इंडस्ट्री लगाने में, तो वी कैन इम्प्रूव आवर एक्सपोर्ट्स इन अ बेटर वे। और दूसरी बात ये कि वी आर मोर देन 220 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, तो हमारी अपनी खपत इतनी है कि वी विल बी वेरी हैप्पी टू कॉप अप विद दीज ऑल प्रॉब्लम्स। एंड द सेकेंड मेजर पार्ट इज़ के जो इंडस्ट्री है वो अनफॉर्चुनेटली हमने गैस पे कन्वर्ट नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हमारी गवर्नमेंट्स ने मारा है कि अगर गैस का हम यूटिलाइज इंडस्ट्री में करते रादर देन हम गाड़ियों में लगाते उसको। तो अगर आप कनाडा में देखें या फॉरेन में देखें, इवन हम यूएई मिडिल ईस्ट में देखें, तो दे हैव नेवर अब्यूज द गैस इन दिस वे। तो व्हाट आई वांट टू से इज़ के
अभी हम ग्रे लिस्ट पे भी जा रहे हैं. दिस इज़ वेरी अलार्मिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यू गाइस आर हियर एंड डिस्कसिंग ऑन पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स. तो दिस 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 द प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ कि अगर आप एसएमई को लिफ्ट नहीं करोगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर तो ऑलरेडी इंजॉय कर रहा है सारी फैसिलिटीज़. वो अब्यूज़ भी कर रहा है, वो यूज़ भी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है. तो जो नीचे जो एसएमई वाले हैं, लेट्स से कि हम दिरहम रुपीज़ में बात करें तो जो 200-400 मिलियन टर्नओवर की कंपनीज़ हैं वो पिस गए हैं. वो उनका बहुत बुरा हाल है. जो लार्ज कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जिनके पीछे मल्टीनेशनल ग्रुप्स हैं जिन्होंने वो ली, उनका तो सिस्टम सही है. पावर का लेकिन मसला सर में ये कि आप देखिए ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल की भी आप बात करें, साथ जो आपका रॉ मटेरियल है, आपके पावर जो जी जी फिक्स वेरिएबल और जी जी फिक्स कॉस्ट है, वो सब भी तो बढ़ गई हुई है. तो नहीं इस नहीं टाइम जी, तो मेरे मैं ख्याल में हाँ जी नहीं वो आई विल जी जी गो एक्सप्लेन अहेड इट प्लीज. आई विल एक्सप्लेन इट मच बेटर वे. अब देखें, अब एक एक इन्वेस्टर है, वो 15-20 मिलियन में या 30 मिलियन में पाकिस्तानी रुपीज़ में एक फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो दैट मीन्स कि वो रोज़गार की भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है, राइट? तो ट्रू. उसका जो 30 मिलियन है वो लैंड और कैपिटल, जो हम कैपेक्स जिसे हम कहते हैं ना, तो उसी में घुस जाता है सारा. तो उसके पास रॉ मटेरियल और मार्केट में लड़ने के लिए उसके पास स्पेस ही नहीं बचती. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि चीज़ें सिस्टमैटिक नहीं हैं. आप यहाँ पे वास्ते और वो चीज़ें उसी तरह ही हैं, आप सिस्टमैटिक वे पे नहीं जाते. तो ये चीज़ें डिफ़ाइन करना हमारी गवर्नमेंट्स के लिए बड़ी ज़रूरी है. ये डिफ़ाइंड नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सारी चीज़ें होती हैं, बट एक एक चीज़ होनी चाहिए जिसको हम फॉलो करें, और आई बिलीव कि उसमें सारी फ़ायदा उठाएंगे. अगर आई टोटली आप एग्री. अगर आप इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेके आना चाह रहे हैं, बिकॉज आई बीन देयर इन यूएई फॉर almost 8 years. Now I'm working with Chinese manufacturers, right? And I'm into the construction earth moving machineries. So what they are doing the same pattern. वो अपने अपने इन्वेस्टर्स को या अपने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको वो इतना फैसिलिटेट करते हैं कि वो आगे रोज़गार क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पाकिस्तान में स्पेशली इकोनॉमिक जोन्स इतने सारे हैं लेकिन वो डिफाइंड नहीं है. आप उनकी तरफ जाएं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आप उसमें उलझ के रह जाते हैं. तो वो जो कैपिटल आप लेके आए हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. इट इज़ अ रूटीन प्रैक्टिस बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम यूएई, दे वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान. बट प्रॉब्लम अगेन वही आ जाती है कि दे आर नॉट रेडी टू कम. जिस तरह के अली ने सिक्योरिटीज़ की तरफ इशारा किया है, ऑब्वियसली सिक्योरिटी इज़ बीन आवर बिग इशू. तो उस पे भी हमें सोचना चाहिए, बिकॉज सिक्योरिटी नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, दैट इज़ फॉर श्योर. तो आई बिलीव कंपेरेटिव टू द प्रीवियस गवर्नमेंट, द करंट गवर्नमेंट इज़ नॉट परफॉर्मिंग एट द लेवल देयर वेयर दे वांट टू टेक अस. आई डोंट नो कि आगे इसका क्या जो इंडिकेटर्स हैं दे आर नॉट गुड. आई थिंक वी आर ऑलरेडी पुट ऑन द ग्रे लिस्ट. तो जो जो Yeah, we are एक्सपोर्ट्स, on the gray list for the last यस, 2.5 years, pretty much. नो इट इज़ बिन रिसेंटली टेकन मैम. आई थिंक इट इज़ अराउंड 2 वीक्स और 3 FATF? वीक्स. नहीं, या वी ग्रे You're लिस्ट talking में about ग्रे FATF? लिस्ट में हम या तकरीबन 2-3 साल से वी हैं. वर last 2.5 years we were we were in the discussion to put there, but since as a bank नहीं I नहीं, know this fact. जी ग्रे लिस्ट में हम हैं, ब्लैक लिस्ट में नहीं हम जी गए. एग्जैक्टली. I think हाँ जी. okay fine. हाँ जी. हाँ जी. Okay fine. अली भली भाई, आप एड्रेस करना चाहेंगे पावर वेल So साहब के क्वेश्चन so को? my request to Ali is if he can I don't know what is the solution to how to lift the SME in Pakistan. भली भाई, you wanna take this question? उमर जी, भाई, you? ये जो भाई ने जो भी बात की है, बेसिकली ये ईज ऑफ बिजनेस के हवाले से बात करें, जिसमें एक तो काम हमारा क्विक हो, बाकी काम में रुकावटें ना हो, और दूसरा ये कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी भी हाई है कंपैरेटिवली, क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्ट Correct. में जो कंपटीशन होता है वो हमारा कंपटीशन ये पड़ता है एशियन कंट्री से, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया. तो वो देखने के आप Correct. लेबर कॉस्ट वहां पे कितनी है, हमारे पास कितनी है, हमारी एनर्जी कॉस्ट कितनी है, उनकी कितनी है. और दूसरा ये कि एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे करते हैं, उसके अपने बेनिफिट्स हैं, हमारे स्मॉल साइज पे स्केल पे करते हैं तो उसकी फिर हमारी कॉस्ट ज्यादा आ जाती है. तो ये जो सारी चीजें देखने के हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक एनर्जी सेक्टर में कि हमारे लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा हैं.
और हमारा सर्कुलर डेट भी आपको पता है बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट को करेक्ट। प्रॉब्लम है, उनको मजीद बिजली बढ़ानी पड़ती है, फिर Even हमारी taxation, जी जी even sorry to interrupt you, Ali. Even taxation. I am here for last 2 months. Even taxation पे people are not understanding कि ये कितना important subject है. They are not ready to pay. I mean, you are paying GST on everything and you are not realizing कि यार आप manufacturing पे दे के आप उधर rebate कितना आप कमा सकते हो, कितना बचा सकते हो आप. तो जो basic understanding है related to taxation, that is also very poor. हमने उस पे भी कोई आई मेहनत एग्री। नहीं और की. स्पेशली अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ उसी रेट पे बढ़ती है, क्योंकि आप देखें जो सर प्लांट्स लगाए गए थे एनर्जी के, वो तकरीबन 7% की ग्रोथ के हिसाब से लगाए गए थे। तो अगर उमा, उसी हिसाब से जीडीपी बढ़ रही होती तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है प्रोडक्शन की, वो भी काफ़ी हद तक मेंटेन कंटेन्ड रहती। जी एग्जैक्टली। असल में this is the thing. जी जी जी. जी उमर जी भाई। असल में ये कि हमारे जो पुराने प्रोजेक्ट्स लगे हुए थे वो सारे थे फर्नेस ऑयल्स वगैरह थे, तो वो काफी एक्सपेंसिव थे। तो तकरीबन आईएमएफ ने भी अपनी जो 2017 की जो रिपोर्ट में है उसमें प्रोजेक्ट किया था कि 6% के हिसाब से पाकिस्तान की एनर्जी की रिक्वायरमेंट ग्रो करेगी। और अगर आप देखें 2013 में हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेफिसिट था एनर्जी का, तो हमें ना सिर्फ वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी बस, बल्कि उसके अलावा जो ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए भी हमें एनर्जी ज्यादा पैदा करनी थी। तो फिर इस दौरान में तकरीबन I'm जी 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 जी. I'm sorry, Ali. We'll have to go back little back. पावर भाई 2005. प्लीज, अगर आप इनको अली भाई को कंप्लीट कर लेने दें, उसके बाद फिर आपके तरफ दोबारा आएंगे। लेट हिम आंसर फर्स्ट प्लीज। Sorry, Ali. Please continue. हाँ सर जी। उमर है मेरा नाम, अली अली नहीं है मैं। माय बैड। Oh, sorry, जी। Umar. नो I'm प्रॉब्लम। sorry. हाँ, तो इन 5 सालों में तकरीबन हमारे पास 3600 मेगावाट के जो है वो एलएनजी के प्रोजेक्ट्स लगे हैं। ठीक है, जो वन ऑफ Correct. द बेस्ट वन और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हैं एज कम्पेयर टू फर्नेस ऑयल। इसके अलावा तकरीबन 4500 के हमारे कोल के प्लांट्स लगे हैं, उनके भी रेट्स बड़े अच्छे हैं। और तकरीबन 2500 के जो हाइडल के प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं, जिसमें हमारा नीलम चेलम है, तरबेला फोर्थ एक्सटेंशन है। तो इन सारे प्रोजेक्ट से हमारी एनर्जी की कॉस्ट जो है वो डाउन हुई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो पूरा प्लान था वो ये था कि हम ग्रो करेंगे और हमारी एनर्जी की खपत होगी। लेकिन पीटीए की ने आते साथ ही तकरीबन एक समझ लें कि हमारा पॉलिसी में यू टर्न आ गया ना, कि हमने ग्रोथ लो कर दी है। तो इसका वजह क्या हुई है कि हमारे पास यूनिट ज्यादा है, हम उतनी बिजली बना नहीं रहे, तो हमारी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो ज्यादा बढ़ रही है। और जो मेन प्रॉब्लम है ना जो हम एड्रेस नहीं कर रहे वो है लाइन लॉसेस के, रिकवरीज वगैरह के इश्यूज हैं। तो जब तक ये इश्यूज हल नहीं उमर, होंगे। इसमें मैं कुछ Umar. ऐड करना चाहूंगी। अभी आई टॉक टू समबडी फ्यू डेज अगो, जिन्होंने जो ख्वाजा आसिफ साहब की टीम के साथ ये सारा ओवरहॉल किया था, रिवैम्प किया था पावर सेक्टर जी को। जी. तो वो मुझे बता रहे थे कि जो अप फ्रंट जो जब कोई प्लांट आता है तो अपनी उसने अपनी इनिशियल कॉस्ट जो कैपिटल है कॉस्ट का कॉस्ट वो उन्होंने क्या कहते हैं रिकवर करना होता है। तो वो यूजुअली वो ऐड करते हैं वो कॉस्ट जी जी, टू द टैरिफ जो अब स्टार्ट है कुछ 5 8 या 10 साल के मैं बाद इसका में। बता देता उस वजह हूँ। से जी वो जी, कॉस्ट इनिशियली देखें, ज्यादा होती है, फिर बाद में दो कम हो दो जाती तरह है। की हाँ दो जी। तरह की कॉस्ट होती हैं। एक होती है कैपेसिटी पेमेंट और एक होती है एनर्जी पेमेंट्स। एनर्जी पेमेंट बेसिकली रॉ मटेरियल के, मतलब उन्होंने जो फ्यूल मंगवाया या यूज किया उसको आगे बेचा, उसकी ये चीज है। बाकी ये कि उन्होंने अपना कैपिटल पूरा लेके गए हैं, वहां पे उन्होंने प्लांट पूरा लगाया, उनका फिक्स स्टाफ है, वो उनकी सारी जो ट्रू। जो एक्सपेंसेस वगैरह होती हैं इस तरह के जो नॉन वेरिएबल टाइप के होते हैं, वो कैपेसिटी पेमेंट की फॉर्म में वसूल होते हैं। और दूसरा ये कि कोई भी हमारे पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करेगा जब तक उसको सिक्योरिटी नहीं होती। आपको पता है हमारे वैसे ही कितने Correct. इशू होते हैं यहाँ पे। तो फिर ये पुरानी बिल्कुल. पॉलिसी बिल्कुल है। उमर, और आप सोचें 2013-14 में आप सोचें जो लोग जो इन्वेस्टर्स आए, जबकि मुल्क बिल्कुल बेरारक था, उसमें टेररिज्म का जो कि मास्टर था, दैट हैज लिटरली इनगल्फ पाकिस्तान। पावर की इतनी मैसिव शॉर्टेज थी। जो कैपिटल आप इन्वेस्टमेंट मांग रहे हो तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट एक थोड़ी बेहतर कॉस्ट ज्यादा, आपको उसको कुछ ना कुछ प्रीमियम ज्यादा आई देना और पड़ेगा, मतलब वो दूसरी बात इन्वेस्टर ये वरना कि क्यों मतलब आएगा। जब आपने किसी को भी अट्रैक्ट करना है ना इन्वेस्टर को, तो उनकी आसानी के लिए फिर ये कर देते हैं कि एक अपफ्रंट टैरिफ वगैरह अनाउंस कर देते हैं कि हमने ये टैरिफ अनाउंस किया है, एग्जैक्टली। अगर आपने इस पे आना है तो आप आ जाएं। जो कि सारों के लिए तकरीबन लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो कि बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, हर एक को इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं आपको देखना और अप्रूव करना। तो ये कहते हैं कि आपका कॉस्ट ऑफ रिटर्न हाई था, लेकिन अगर आप देखें जो फाइनेंशियल जो सिस्टम है दुनिया का, उसमें आपके पास इक्विटी का रिस्क होता है, आपका इवन की कंट्री रिस्क भी Umar. होता है जो वो अकाउंट फॉर करते हैं प्रीमियम कैलकुलेशन में। तो आपका तकरीबन इतना बन जाता है। जी जी Yeah, I have a question over here कि आपको लगता है कि हम टेक्सटाइल को रिवाइव कर सकते हैं इन कमिंग डेज? डू यू सी? टेक्सटाइल को रिवाइव कर तो सकते हैं, लेकिन हमें डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए कि सिर्फ एक ही सेक्टर पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं नहीं, व्हाट आई एम सेइंग, देखें 2004-5 तक जितने भी आपके ब्रांड्स थे वो पाकिस्तान में बनते थे,
ठीक है, वो सारा इन्वेस्टर उठ के बांग्लादेश चला गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस एंड सिक्योरिटी। नाउ अभी हम ऑलमोस्ट वी आर डिस्कसिंग 17 ईयर्स बैक और 16 ईयर्स बैक थिंग। तो वो जो रजीम थी 97 से 2006 या 2007 तक मुशर्रफ साहब की, उसमें तो इंडस्ट्री के लिए खातिर ख्वाह कोई चीज़ नहीं हुई। डॉलर्स तो आते रहे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट होती गई है वहाँ पे। तो उसके बाद भी इंडस्ट्री के ऊपर, बिकॉज इंडस्ट्री के बगैर आप मुल्क नहीं चला सकते, बिकॉज आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी। इंपोर्ट पे आप कितना इंपोर्ट पे कॉस्ट है। तो एक्सपोर्ट को वो किसी टेक्सटाइल इज़ ओनली एन एग्जांपल। तो हमें मेजर हिट टेक्सटाइल्स भी पड़ी, बिकॉज लेवाइस, डॉकर, एडिडास, नाइकी ये सारे पाकिस्तान में बनते थे। तो ये हमें गुड फ्रैक्शन, नॉट ऑल ऑफ इट। गैप, मेसी से काफी कंटेंट था वो इधर बनता था, लेकिन अ फ्रैक्शन बिकॉज ऑफ द चीपर प्रोडक्शन कॉस्ट। यस, बिकॉज आवर लेबर वाज वेरी गुड हियर। तो ये सारी भली भाई आगे मैं आई वुड लाइक टू ऐड हिम। भली भाई आप कुछ ऐड करना चाहोगे? भली भाई, मैं उनके स्पीकर। हाँ जी, साजिद साहब आप कुछ ऐड करना चाहें डिस्कशन को? शकील साहब आप कुछ कहना चाहें? जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं फर्स्ट टाइम आपकी स्पेस पे आया हूँ जी, और तकरीबन थोड़ी देर से आपकी डिस्कशन में सुन रहा हूँ। मुझे 2-3 इश्यूज हैं, एक जो मैंने अभी सुने तो उसके अंदर थोड़ा सा मैं अपना इनपुट देना चाहूंगा जी इसमें। एक तो जो पहली चीज है, ओके माय बैड। अच्छा, वो थे शकील साहब। ओह माय, आई एम सॉरी, आई रिमूव्ड हिम। साजिद साहब आपने कुछ क्वेश्चन करना होए? चले, मेहदी साहब आपने कुछ पूछना होए? अस्सलामुअलैकुम। मैं बेसिकली मैम टेक्सटाइल सेक्टर का जो एक पॉइंट रेज हुआ था, जो इन्होंने कहा लीवाइस, डॉकर, मैं खुद 3 साल लीवाइस के लिए बेसिक प्रोडक्शन कर चुका हूं, मैं इन्वॉल्व था उसमें। लीवाइस अभी भी ऐसा नहीं है कि जी लीवाइस नहीं बन रहा, लीवाइस अभी भी बंद करो चौक है। सारा जो मुशर्रफ के टाइम पे हमारा शिफ्ट हुआ था बांग्लादेश, वो बुनियादी तौर पे निट्स का है। सो बांग्लादेश की एक्सपर्टीज इज इन निट्स, वो काफ़ी हमसे, बट वी आर गुड इन डेनम। हम वोवन जिसे कहते हैं, नॉन डेनम, इसमें हमारी चीज़ें, और प्लस बेडशीटिंग में भी हम उनसे कंपेयर वी आर बेटर। सो ऐसा नहीं है कि दूसरा टेक्सटाइल सेक्टर के करंटली जो चीज़ हुई है इस गवर्नमेंट में, वो ये कि एक तो इनको रेट मिलना शुरू हो गया है, जिसका बांग्लादेश के साथ हमारा जो हमें 2-3 एडवांटेजेस से हमारा थोड़ा सा एक्सपोर्ट मेहदी बेटर साहब हुई जो है। रीबेट थी तो 2017 में स्टार्ट हुई थी, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस एग्जैक्टली, लेकिन मैम ये थे कि रेट का प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि वो मिल नहीं रही थी इन एक्चुअल। लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे मिलना शुरू हो गई, तो हमें फिर बेनिफिट ये होता है कि हम उसको कॉस्ट में भी शामिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम बांग्लादेश के को हम बीट नहीं कर सकते हैं। सो उनकी लेबर जो है ना वो काफ़ी चीप है, कि अगर हम कोई चीज़ ब्रेकिंग पे भी कर दे तो चलो जी हमें रिबेट मिलेगा तो हम उससे कमा लें। तो उससे ये हो जाता है कि वो एक्सपोर्ट चीज़ काउंट हो जाती है और आपकी इंडस्ट्री का पहिया चलता रहता है। नंबर एक। दूसरी चीज़ जो इकोनॉमिक जोन की इन्होंने बात की, देखिए आगे जो टाइम आ रहा है ना वो है सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब हर कंपनी को पहले ये होता था कि जी हर जो ब्रांड्स होते थे उनकी रिक्वायर्स इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब ब्रांड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। लाइक दे नीड ईटीपी, और ईटीपी का जो एक प्लांट है वो तकरीबन 2 करोड़ से लेकर पोर्टेबल है 10 करोड़ तक एक ईटीपी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, यानी आप इफ्लुएंट फैक्ट्री से बाहर निकल रहा है उसको आप री कर लेते हैं। अब वो हर जो फैक्ट्री का ओनर होता है, जो इन्वेस्टर होता है, उसकी कैपेसिटी नहीं होती इतनी, उसके पास स्पाइन नहीं होता है कि इतना कैपिटल नहीं होता कि वो उसको कर सके। सो इकोनॉमिक जोन्स का ये जो सबसे बड़ा इशू, आई थिंक सो श्रीलंका ने ऐसा किया था कि गवर्नमेंट ने ईटीपीज बनाए थे वेयर डिफरेंट इंडस्ट्री कैन यूज वन सिंगल।
तो हुआ क्या कि सारी फैक्ट्री उस ट्रीटमेंट प्लांट में वो करती थी, वो जो सर्टिफिकेशन है उसमें यूज हो जाती थी। सो ये एक चीज़ है जिसका हमें थोड़ा सा इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है। बाकी हमें डॉलर रिसेंटली, लेकिन ये कि दोबारा अब चूंकि स्टेबल हो गया है, सो डॉलर जब जाहिर डॉलर की प्राइस, सो बेनिफिट हुआ इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। सो यस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवाइव हो सकती है, लेकिन आई थिंक हमें जो ई कॉमर्स है और इन चीज़ों पे भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब कमिंग टाइम इसका आ रहा है। अभी तक जो है ना, हम अभी वैल्यू एडेड में तो चले गए हैं, स्पिनिंग इंडस्ट्री, वीविंग इंडस्ट्री से अब हम गारमेंट में तो आ गए हैं, लेकिन अब गारमेंट इंडस्ट्री से आगे जो ई कॉमर्स है उस एस्पेक्ट पे हमें सोचना पड़ेगा। थैंक यू। प्लेयर जी, भली भली भाई आपने कुछ ऐड करना हो? चलें शकील साहब, आपने कुछ बोलना हो? जी जी, मैं असल में पहले बात करते करते जो डिसकंटिन्यू हो गया जी। I'm extremely sorry. There was a guy who was like breathing so heavily, and I thought that was you, so I accidentally removed you. It's okay जी। वो असल में जो है ना 2017 में हमारा जो है ना, अगर आप देखें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ है, और उसके पीछे जो वजह हमने जो ऑब्जर्व की थी वो वजह सिर्फ ये थी कि हमने जो इंपोर्ट किए थे चाइना से टेक्नोलॉजी यहाँ पे आई, जो पावर प्लांट्स है इधर, या यहाँ पे विंड पावर के हवाले से या कोल के जो यहाँ पे यूनिट लगे, और उसके ऊपर जो है ना जो हमारी कास्ट आई, तो वो कास्ट अब हम रीपे कर रहे थे चाइना को, तो हमारा जो है ना एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर एक बर्डन आया उस वक्त। लेकिन इस बर्डन को सस्टेन करने के लिए सीपैक के अंदर पहले से कैपेसिटी मौजूद थी। हमने उस कैपेसिटी को आज तक, हमें किसी भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अंदर हमें उसके ऊपर कोई बहस नजर नहीं आई, क्योंकि अगर आप देखें कि सीपैक के अंदर चाइना ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, वो जो इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट उनके जो जिन लोकल पार्टनर्स के जरिए इन्वेस्ट किए गए, उन्होंने वो पैसे स्टेट बैंक के पास रिजर्व की सूरत में नहीं छोड़े। क्योंकि आप ये देखें जो इस वक्त जो हमारे यहाँ जो रूल है, हमारा जितनी भी कमर्शियल इनवाइसिंग होती है, कमर्शियल इनवाइसिंग के अगेंस्ट जितने भी हमारे पास जो है रेमिटेंसेज आती हैं, वो रेमिटेंसेज पीकेआर अकाउंट के अंदर वो कन्वर्ट होके आती हैं, और रिजर्व जो है ना स्टेट बैंक के पास रह जाता है। वेयर सीपैक के अंदर जो लोकल पार्टनर्स के जरिए पैसा आया है, लोकल पार्टनर्स के पास पैसा आया है चाइना से, जो उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर काम किया, वो रिजर्व पीकेआर के अंदर कन्वर्ट होकर स्टेट बैंक से नहीं आया। ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। और वो कहाँ से आया फिर, मतलब फिर वो किस फॉर्म में आया? वो डॉलर्स? हाँ जी, वो डॉलर्स की फॉर्म में आया। उन देखें ना, डॉलर्स की फॉर्म में आया है, और उन कंपनीज के अकाउंट के अंदर, उन ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट के अंदर वो पैसे जो है वो डॉलर्स की फॉर्म में ही क्रेडिट हुए हैं, और वो डॉलर्स उन्होंने निकाले हैं, चाहे ओपन मार्केट से कैश करवाए हैं या कुछ और उनकी रिपेट्रिएशन हुई है, वो एक अलग चीज है। लेकिन उसका फायदा जो है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट को वो पैसा सपोर्ट नहीं कर सका, वो फॉरेन रेमिटेंसेस हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकी। उसी वजह से आप देखें ना, अगर आप चाइना के देखें उस पीरियड को अगर हम देखें, तो आपकी अगर अभी भी आप स्टेटिस्टिक्स देख लें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, उन स्टेटिस्टिक्स से हमें पता चलता है कि $63 बिलियन उस पीरियड के अंदर हमारे पास रेमिटेंसेज आ रही हैं, तकरीबन 3-4 साल के अंदर, 2016, 17, 18, 19, इस पीरियड के अंदर हमारे पास तकरीबन जो है आप ये कह रहे हैं कि $63 बिलियन की जो है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। हेलो, एक सेकंड साहब, पावर साहब आप अगर अपना माइक म्यूट कर दें, आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट प्लीज। हाँ जी शकील साहब, गो अहेड प्लीज। हाँ जी, तो वो जो रेमिटेंसेज उस वक्त आई हैं, वो रेमिटेंसेस किधर यूटिलाइज हुई हैं? हम तो ठीक है, हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तो गई हैं, अगर उसके अगेंस्ट क्या चीज इंपोर्ट हुई है? हम तो ये कह रहे हैं कि वो हमारी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हवाले से चाइना से जो हमने टेक्नोलॉजी ली, उस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट हमने पैसे दिए हैं, और उसको फाइनेंस हमने किधर से किया? वो फाइनेंस हमने फिर अपनी ओपन मार्केट से परचेज करके वो पैसे रीपे किए। हमारे जो लोग थे, हमारे पास स्टेट बैंक पर रिजर्व नहीं था, अगर चाइना से रिजर्व आ रहा था, रेमिटेंसेस आ रही थी उस पीरियड के अंदर, तो वो रेमिटेंसेस क्यों नहीं यूटिलाइजिंग? तो सीपैक तो बुनियादी तौर पे इट वाज अ बैलेंस, कि जो चाइना ने हमें $60 अरब या $56 अरब हमें चाइना ने देना था,
उस 56 अरब डॉलर के अगेंस्ट हमने 56 अरब डॉलर की चाइना से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की है, और वो टेक्नोलॉजी हमने रीपे करनी थी। मतलब जो हमने इधर सीपैक इधर साइन किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना लोकल कंपनीज को, जो भी प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के अंदर वो कंपनी रजिस्टर्ड थी जिनको लाइसेंस दिए गए थे, वो अपने लाइसेंस उठाए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटी उठाई, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना गए, वहां से उन्होंने गारंटी एंडोर्स करवाई, वो गारंटी लेके जो इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ चाइना चले गए, वहां से उन्होंने पैसे लिए, टेक्नोलॉजी ली, टेक्नोलॉजी लेकर पाकिस्तान आ गए, यहाँ पे इंस्टॉलेशन की नहीं की, लेकिन और उसके बाद रीपेमेंट स्टार्ट होगी आफ्टर 6 मंथ ग्रेस पीरियड, वो रीपेमेंट स्टार्ट होगी। जब वो रीपेमेंट स्टार्ट हुई है तो उस रीपेमेंट के अगेंस्ट जो है हमारे पास तो जो है ना वो जो 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 रिजर्व होना चाहिए था, जो एफडीआई आ रही थी चाइना से, वो तो हमारे पास मौजूद नहीं थी। तो ये इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि आया वो पैसे जो आए हैं वो किस मद में यूटिलाइज हुए हैं, और ये एक बहुत ही एक इसमें इंपॉर्टेंट जो है ना जी ये एक फैक्टर है। दूसरी जो चीज है हमारे यहाँ जो है ना सर्कुलर डेट के हवाले से अक्सर ये बात की जाती है, लाइन लॉसेस की हम बात करते हैं या हम इसी तरह की और चीजें बात करते हैं। आप जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, कैपको की देख लें, आईएसको की देख लें, जेपको की देख लें, केस्को की देख लें, कोई भी लेस्को की देख लें, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, आपको वहां पे नजर आएगा जो रिसीवेबल्स जो है अगेंस्ट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस रिसीवेबल्स आउटस्टैंड कर रहे हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं आपको उसको जितनी फाइनेंशियल अगर आप कहेंगे तो कभी फाइनेंशियल शेयर भी की जा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के मेनली रिमेंबर वही है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के जो आउटस्टैंडिंग बिल्स थे, जी बिल्कुल। तो इसका ताल्लुक जो है ना हम ये नहीं कह सकते कि जी इसमें लाइन लॉसेस हैं या और भी, डेफिनेटली ये फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम नहीं कहते, लेकिन ये इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स जो है वो आपकी जो है ना वो बैड गवर्नेंस है, और वो बैड गवर्नेंस की वजह से जो है ना ये मामला जो है हमारे सेटल नहीं हो पा। I talked to somebody, उनके अकॉर्डिंगली जो लाइन लॉसेस दे मेक अ गुड फ्रैक्शन ऑफ इट, जो क्या कहते हैं सर्कुलर डेट है, और उनके अकॉर्डिंगली जैसे पहले केपीके में जो 50 पर जो फीडर जो जिनके ऊपर 50% से कम रिकवरी है उनको वो उसके अकॉर्डिंगली उधर लोड शेडिंग करते थे, लेकिन केपीके में 70% के करीब जो फीडर्स है वो हैं जिनकी रिकवरी 50% से कम है। तो पीएमएलएन के टेन्योर में वो उन सबको उसके अकॉर्डिंगली लोड शेडिंग दी जाती थी, लेकिन सिंस अभी ये इस करंट गवर्नमेंट की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उन्होंने रिस्पेक्टिव ऑफ कितने लॉसेस हैं उस एरिया में या कितनी रिकवरी वो सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा गुड फ्रैक्शन इज एडिंग फ्रॉम देयर। ये डॉक्टर साहब जो इसमें जो और चीज बड़ी अहम है वो मैं आपको बताऊं कि देखें अगर कोई लाइन लॉसेज हैं या कोई रिकवरी नहीं होती, वो एडिशनल डिफॉल्ट सरचार्ज की सूरत में तमाम कंज्यूमर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तमाम कंज्यूमर्स के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसकी भी रिकवरी की जाती है, उसको छोड़ा नहीं जाता। अगर हम ये कहें ना कि जी हम इतनी महंगी बिजली क्यों खरीद रहे हैं, हम बेसिकली तो जो है ना हम उस लेवल पे जाके बिजली खरीद रहे हैं कि एटलीस्ट वी हैव टू पे दी फ्यूल कास्ट ऑफ द कंपनीज, जो हमारी आईपीपीज हैं हम उनकी फ्यूल कास्ट पे करने के काबिल हो जाएं, तो जब हमारे पास सरप्लस होगा तो हम उनको प्रॉफिट पे ऑफ करेंगे, और विद सम सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन के जी वो कितना कमीशन देने वालों को कमीशन मिलेगा और फिर उनको प्रॉफिट उनके साथ शेयर होगा। लेकिन जो हम उतना पैसा जो है हम जरूर जनरेट करते हैं कि जो हमारी जो है ना जो फ्यूल कास्ट हम पे कर सकें, और ये सिनेरियो है। और तीसरी एक और चीज हम जो है ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हवाले से बात हुई थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जो है ना और इन्फ्लेशन के हवाले से बात हुई थी, बड़ा छोटा सा फैक्टर है, हमने करेंसी अपनी जो है ना वो 45% टू 50% पे करेंसी हमारी डिवैल्यूएट हुई है। जो करेंसी डिवैल्यूएशन हुई है उसका इम्पैक्ट हमने इन्फ्लेशन की सूरत में, इतनी तो हमारी महंगाई हमने भुगतानी ही है। ये तो कोरोना हमारे लिए ब्लेसिंग रहा है कि कोरोना की वजह से हमारी जो है ना वो जो कमर्शियल इंपोर्ट है, कमर्शियल इंपोर्ट हमारी रिड्यूस हुई है, जिसकी वजह से कोरोना का इफेक्ट थोड़ा सा स्लो हुआ है। कोरोना का पेमेंट्स हुई है, हाँ जी, वो भी दे हेल्प द गवर्नमेंट टू। उसकी वजह से जो है ना हमारी इतना ज्यादा हमारी जो है ना करेंसी जो है उसके ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं, इंपोर्ट रुकी है। अब देखे ना इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं या काम वहां पे रुका है, बहुत सारे जगह पे जाके जो है ना हम काम नहीं कर पाए, और उसकी वजह से इंपोर्ट हमारी रुकी है, और कुछ जगह पे पेमेंट डेफर भी हुई है। तो उस वजह से जो है ना हमें इतना उस वजह से इफेक्ट नहीं आया, लेकिन अब आके ये इफेक्ट हमें आना शुरू हुआ है। ये जो पिछले 5-6 महीने हमने काम किया है, और उसके अंदर जो ये भी आया कि पहले हमने गाड़ियों की इंपोर्ट रोक दी थी,
या उसके ऊपर हमने जो है ना टैक्सेशन का इफेक्ट वगैरह हमने देना शुरू किया था, वो जो है ना वो एलिमेंट भी जो है ना अभी वो खत्म हो गया, क्योंकि हमने जो है ना अदर ब्रांड्स की गाड़ियां जो है ना यहाँ पे इतनी ज्यादा इम्पोर्ट, जो पहले सीकेडी किड्स होंडा और टोयोटा की आती थी, अब वो हुंडई की आ रही हैं, और अब वो जो है ना किया की आ रही हैं, और अब वो जो है ना वो और ब्रांड्स की आ रही हैं। तो ये जो चीज है इसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि देखने की जरूरत है कि अगर एंड इफ कास्ट ऑफ आई एम प्रोडक्शन, नॉट रॉन्ग, ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट को ये सरप्लस में आप लेके जा रहे हैं, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो तो पिछले 2-3 महीने में वाइडन होना शुरू हो गया, राइट उमर भाई, भली भाई? जी लेकिन करंट अकाउंट में अगर हम जाएंगे तो इसमें इसके दो तीन पोर्शन है, एक है इसका ट्रेड डेफिसिट्स और एक है नॉन ट्रेड रिलेटेड। तो ट्रेड डेफिसिट तो आपका बढ़ रहा है, पिछले साल से अगर कंपेयर करेंगे इस साल में बढ़ रहा है। हमें अगर कहीं से मदद मिल रही है वो फॉरेन रेमिटेंसेस से मिल रही है, क्योंकि और वो भी तकरीबन मेरे ख्याल में पाँच काफी छह हद तक कोरोना ही हमें फैसिलिटेट करेगी, क्योंकि जो फ्लाइट्स देखिए हैं और जो हुंडी का सिस्टम सारा काफी हद तक वो इस टाइम इसमें चोक हुआ है। इसमें कई तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। एक इसमें जो इनका डिजिटल अकाउंट्स का है उसका भी हो सकता है, इसमें जो ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस का है वो भी हो सकता है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं है, तो बाहर से लोग भी ज्यादा पैसे एब्सोल्युटली। भेजते हैं। और अगर हम कंपैरिजन करें पिछले अदवार से, तो पीपल्स पार्टी के दौर में ऑन एवरेज रेमिटेंस ग्रोथ जो थी वो तकरीबन 16-17% इनकी अच्छी खासी ग्रोथ थी, जिससे भी ज्यादा थी। तो क्या उस दौरान में क्या बहुत बेहतर काम था? उस दौरान उस वक्त में भी इन्फ्लेशन बहुत हाई थी। तो ऑब्वियसली अगर इन्फ्लेशन हाई होती है तो तकरीबन जो बाहर जो रिजर्व के अरब होते हैं वो ज्यादा पैसे भेजते हैं पाकिस्तान में भी। तो ये भी एक फैक्टर है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ये एनालिटिकली जो अगर आप देखें पीछे तो ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन ज्यादा है तो उसका इम्पैक्ट आता है फॉरेन रेमिटेंसेस पे भी किसी हद तक। ट्रू, हाँ जी। और आप जो बाकी करंट अकाउंट डेफिसिट में ट्रेड डेफिसिट और नॉन ट्रेड डेफिसिट फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे, तो गो अहेड विद दैट उमर भाई। हाँ जी, नॉन ट्रेड ट्रेड डेफिसिट में एक तो आपका के रेमिटेंसेस आ गया, दूसरे आपकी जो है वो प्राइमरी बैलेंस भी आपका होता है, जिसमें आप वो इंटरेस्ट वगैरह के पेमेंट्स कर रहे होते हैं। जैसे अभी शकील भाई ने भी डिस्कस किया था कि ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कोलैबोरेशन से एक जो G20 थे उन्होंने आपको डेट में भी एक रिलीफ दिया है कि आप ट्रू, ना सिर्फ अभी इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं वो भी तो होल्ड हो जाएंगी आपकी, जो भी आप नहीं करेंगे, और जब जो डेट की जो डेफिनेटली। रीपेमेंट है वो भी नहीं होगी अभी तकरीबन। तो पाकिस्तान को इसमें तकरीबन अच्छा खासा फायदा है। वो सपोर्ट उन्होंने बेसिकली किया ताकि आप कोविड वगैरह रिलेटेड में जो आपने स्पेंड करना है वैक्सीनेशन में या जो भी रिलीफ देना है अपनी वाम को वो दे सकें। तो बेसिकली नॉन ट्रेड में हमें फायदा हुआ है, ट्रेड डेफिसिट हमारा पिछले साल से बढ़ गया है। भली तो भाई, आपको अगर आवाज आ रही है? समय उनके सिस्टम में ग्लिच है। हाँ हाँ जी उमर भाई, गो अहेड। जी, तो ये कि अभी हम अगर देख के खुश तो हो रहे हैं कि हमारा जो करंट अकाउंट का बैलेंस वो बेहतर हो गया, लेकिन अगर देखें अगर ट्रेड की वजह से नहीं हो रहा है, हमारे नॉन ट्रेड फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, जो कि इतना इंकरेजिंग नहीं है। अगर तो रेमिटेंस इसी तरह रही आगे ग्रो करती रही तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ट्रेड में तो दोबारा आपका डेफिसिट बढ़ रहा है। खासतौर पर ट्रू। मशीनरी की भी इंपोर्ट थोड़ी बहुत बढ़ना शुरू हुई है, और दूसरा फ्यूल प्राइसेस ऊपर गई हैं। और दूसरा ये कि इनको जब पीके को काफी एडवांटेज हुआ है इसमें, जो मुस्लिम लीग नून ने जो अपने प्रोजेक्ट्स लगाए थे एनर्जी के, जो एलएनजी के दूध से, तो उससे एक तो हमारा एनर्जी का मिक्स बड़ा बेहतर हुआ था। क्योंकि जो फर्नेस ऑयल के मुकाबले में आपको जो हमारे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनसे बिजली काफी सस्ती पड़ती है। तो हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं एलएनजी सेक्टर में वो काफी कम हुई थी जो पिछले अखबार के मुकाबले में। देखो फारूक साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? Actually, I just wanted to add few points तो मेरे ध्यान में आ रहे थे। पहले हाँ जब हम प्लीज। कहते हैं when we talk about economy, we need to see कि पहले एक large scale manufacturing है, एक है entrepreneurship जो है, मतलब SMEs हो गए जिसके अंदर। अब ये है कि for any investor जो अगर population के हिसाब से देखा जाए तो एक तुम्हारा population growth rate इतना high है, और I'm just putting some few facts before I come to the point कि बांग्लादेश population 160 million, हमारी है ऑलमोस्ट 215 मिलियन नाउ, 55 मिलियन। अब उसके लिए इंसेंटिवाइज कैसे होता है? जैसे इफ यू जस्ट लुक एट इट, अगर आपने एसएमईज को बढ़ाना है तो एक आदमी के पास सोर्स पैसा कहाँ से आएगा? अब उसके लिए या तो बैंक से फाइनेंसिंग ले या वो खुद अपना कैपिटल रेज करे। बैंक्स खुद पैसा बनाने में लगे हुए हैं, बिकॉज इस वक्त अगर स्टॉक एक्सचेंज पे भी देखें जो 84% ग्रो किया है पिछले साल में, उसके ऊपर भी सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट ऑयल कंपनीज ने पैसा बनाया है, फिर बैंकिंग सेक्टर ने बनाया, फिर फर्टिलाइजर सेक्टर ने बनाया है। ये सारे लार्ज बहुत ह्यूज एक ग्रुप ऑफ
माफिया है, ऑयल कंपनीज का भी माफिया ऑपरेशन है ऑलमोस्ट, फर्टिलाइजर सेक्टर भी जो वो इसी तरह ही ऑपरेट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त पॉलिसीज हैं दे आर नॉट रियली सपोर्टिंग के एसएमईज को कोई इंकरेज किया जाए या उनको कहीं से सोर्स ऑफ फंड्स मिले या किस तरीके से वो अपने आप को लेके आ सके पैसा। जो पैसा बाहर से आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं जी कि हमारे 20 मिलियन या 25 मिलियन बिलियन डॉलर जो आ रहा है, ये इसको देखें आता कहाँ से है। मोस्ट ऑफ दिस मनी कम्स फ्रॉम द गल्फ रीजन से आ रहा है, और आई हैपन टू बी इन द गल्फ रीजन। आई कैन टेल यू कि ये सारा का सारा पैसा जब फ्लाइट्स नॉर्मल हो गई इसमें से 75% रुक जाएगा। आई कैन टेल यू द रीजन, सिंपल ये है कि ये यहाँ पे है कौन, 90% लेबर क्लास है जो हर महीने उनकी एवरेज सैलरी 1000 रियाल है, 125, उसमें से करते क्या है वो 200 रियाल खर्च करते हैं, 800 रियाल भेज देते हैं। पहले क्या करते थे, यहाँ तो वो कोई ना कोई उनका ग्रुप का कोई बंदे ट्रेवल करते रहते हैं, दे टेक दिस मनी फॉर स्पेंडिंग बैक होम। यहाँ पर फारूक फ्लाइटें साहब बंद इधर भी ऐसे ही होते हैं, यूजुअली कोई फ्रेंड जा रहे होते हैं तो लिमिटेड 10K डॉलर्स, तो यूजुअली अगर किसी के पास थोड़ा सा भी कोई स्पेस हुए तो फ्रेंड्स यूजुअली कहते हैं चलो हमारे भी ले जाओ। हाँ जी, उसमें देखें ना, उसमें होता ही है कि मोस्ट ऑफ दिस मनी इवेंचुअली गोज थ्रू दीज हैंड्स, और वो हैंड टू हैंड चला जाता है और बैंकिंग चैनल आता ही कहीं नहीं। वो एक तो ये पहली बात होगी। हुंडी वाला जो है वो काफी हद तक डाई डाउन हो गया, बिकॉज हुंडी इज बीन अंडर टारगेट फॉर द लास्ट 15-20 इयर्स नाउ। तो उसमें यह है कि मेजोरिटी जो पैसा यहाँ से जा रहा है, दुबई से, गल्फ रीजन से, ओमान से, मस्कत से, सऊदी अरब से, मेजरली ऑल दिस मनी, और ये लोग लेके जाते थे, लोग 6-6 महीने, 3-3, 2-2, 3 महीने जाते रहते थे। इट वाज अ सर्कल दैट वाज गोइंग ऑन। बैंकिंग सेक्टर था नहीं। बैंकिंग सेक्टर में अभी जो इन्होंने किया है, उसका जो ये रोशन डिजिटल अकाउंट है, इसके ऊपर जो वो रिटर्न दे रहे हैं, आई थिंक अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स एन एक्सेलेंट रिटर्न, 7%। आई मीन इट्स अब यूएस में मेरा ख्याल 2% या एनीवेयर इन रेस्ट इन द वर्ल्ड, मेरा नहीं ख्याल अफ्रीका के सिवाय इजिप्ट के जहाँ से हमारे गवर्नर साहब आए हैं, कोई भी ऐसा कंट्री जो आपको 7% डॉलर्स में रिटर्न देता है। इट्स सच ए लुक्रेटिव थिंग कि आपको कोई सेक्टर भी जो है ना, मेरा ख्याल है अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहें तो नो वन वुड डू इट। अगर लेट्स से इफ आई लुक एट माई सेल्फ, अगर मैं जाके वी वही आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, रोशन जो सर्टिफिकेट उन्होंने 7% इंटरेस्ट के ऊपर दे रहे हैं, आप उनकी बात हाँ कर रहे हैं फारूक हाँ, भाई? मैं हाँ जी, मैं उसकी बात भी कर रहा हूँ कि उसके अंदर भी ये है कि पैसा जो वहां पर लोग कह रहे हैं जी कि पैसा उसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान से पैसा भिजवा रहे हैं एंड दे आर आस्किंग देयर फैमिलीज टू री इन्वेस्ट इट फॉर देम। एग्जैक्टली। और फारूक भाई ये भी डेट की एक फॉर्म है, जो बॉन्ड्स है वो डेट है लोगों Just को। that's what हमें कब that's लोगों what को I'm आइडिया saying। है इस चीज का? हाँ 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 जी, जी, ये बॉन्ड्स हैं, that's what I'm saying, it is not sustainable। ये सारी सब हाँ चीजें जी। जो है ना, एंड दे डिस्करेज इकोनॉमी की डेवलपमेंट, बिकॉज ये तो सारा का सारा पैसा पार्क हो जाएगा। और पाकिस्तान में ट्रेंड ही ये हो गया, हर बंदा पैसा पार्क कर रहा है, और इकोनॉमी स्टिमुलेट करने के लिए यू हैव टू गेट इनटू, यहाँ एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। एग्रीकल्चर भी आपके सामने, हम वीट भी इंपोर्ट करना शुरू हो गए, शुगर भी इंपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। बिजनेस स्टार्ट करना हो तो जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो इतने ज्यादा हाई हैं, लैंड कॉस्ट इतनी हाई है कि आदमी जो ऑपरेशंस, जो आपका जो कैपिटल है वो सारा का सारा, छोटा बंदा तो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता। यू नीड टू हैव मिनिमम 10 करोड़ रुपीज टू स्टार्ट ऑफ। तो जो छोटा, उसकी प्रमोशंस के लिए अगर कोई चीज इंसेंटिव अगर कुछ अगर काम हो रहा है, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दैट कि वो क्या हो रहा है, ताकि स्मॉल स्केल जो इन्वेस्टर है वो किस तरीके से अपने आप को मार्केट में एंटर करे और वो सस्टेन कर सके। अदरवाइज उसको अभी जो रिटर्न्स हैं और जितने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, और जो कोविड की वजह से जितने बैरियर्स क्रिएट हो गए हैं, कभी 2 महीने के लिए बिजनेस बंद हो गया, कभी खुल गया, एंड दिस आई सी विल गोइंग ऑन, एंडेमिक बन जाएगा, एग्जैक्टली, 2-3 साल तो रहेगा ये। ट्रू। तो हाउ वुड बी एबल टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी? हाँ जी फारूक भाई, मैं कोई एनीबडी वांट्स टू, भली भाई कैन यू हियर मी प्लीज? भली भाई, चले अहमद इरफान साहब, यू गो अहेड प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वेल, डिस्कशन काफ़ी मज़े की हो रही थी, सो आई जस्ट जॉइंड इट। मैम, इनफैक्ट एवरीवन, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये अभी फारूक भाई ने बहुत बहुत अच्छी और बहुत नीट बातें की, बिल्कुल साफ क्लियरली बातें की। पाकिस्तान की ग्रोथ में सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना, वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर को ग्रो कर लो, पाकिस्तान की ग्रोथ ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी, ऑटोमेटिकली। 70%, अबाउट 70% पॉपुलेशन फार्मिंग से रिगार्डिंग बिजनेस कर रही है, अबाउट 70%। उन 70% के पास जब इतने पावर, पिंक पावर या तो फिर कैश इन हैंड आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडस्ट्री, ईच एंड एवरी सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री, मार्केट, हर चीज़ बूम करेगी, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर होगी। लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट्स ने इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज़्यादा कर दिए हर चीज़ में, और
आई थिंक दिस इज पाकिस्तान वो कंट्री है इस वक्त जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को ही फोकस में ले रही है। पूरी दुनिया में एक टैक्स चलता है, या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगर आप दुबई या तो फिर अदर अरेबियन कंट्रीज में जाएं, वहाँ पे वैट है। वैट का भी अबाउट 70% आपको ईयर एंड पे वापस आ जाता है, ठीक है। बट गवर्नमेंट की पॉलिसी ही नहीं है। गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी यहाँ पे? कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का बंदा, डायरेक्टर या कोई भी है, वो क्या करेगा? पॉलिसी ही नहीं है। एक दिन और है मैक्सिमम मैक्सिमम 2 से 3 महीने तक एक पॉलिसी चलती है। आई पुट मैं अपनी एग्जांपल पुट करूंगा। फारूक भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, अबाउट 100 मिलियन भी कम है। अगर आपने किसी अच्छे लेवल पे बिजनेस करना है तो 100 मिलियन भी कम है। और अपनी एग्जांपल में ये पुट करूंगा, एक डिपार्टमेंट से मुझे लाइसेंस लेना था, और उस लाइसेंस को इशू करवाने के लिए जो उनका क्राइटेरिया था वो ये था, अबाउट 50 मिलियन आपके पास अब एक साल के लिए फिक्स्ड होना चाहिए अकाउंट में, जो कि आपने मूव ना किया हो। कोई भी बिजनेसमैन इतना बड़ा अमाउंट फिक्स रख ही नहीं सकता। I'm sorry, can you repeat it? It's like dumping money. I mean, who would do that? Nobody, Exactly, businessman no would do one that. will. No How one much will. money and for how long? Can you come again, please? For 1 year. ठीक, Okay, और कितना it was पैसा? about 50 million for 1 year. Oh wow, wow. और 50 Only an मिलियन insane की, person would do that. और एग्जैक्टली टू टेक 1 लाइसेंस, और 50 मिलियन की आप रोटेशन आपने एक साल में की हो, तो आप उसके साथ अबाउट 10 to 15 मिलियन ऐड You कर can लेते earn हो good. यार। Absolutely. एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली, आप फार्मर्स का इस वक्त हाल देखें, सिर्फ वीट या राइस या तो फिर आपका कॉर्न, ये चीज़ें फार्मर की नहीं है। ये ऑल आई मैं ठीक है, ये नेसेसिटी की चीज़ें हैं, वीट और राइस नेसेसिटी में है, लेकिन ये कि सिर्फ उन्हें रेट ना दो यार। आप वेजिटेबल्स को देखो, आई एम अ फार्मर माई सेल्फ। 1 एकड़ प्याज आप लगाओ, 100 एक्सपेंस है, और इस वक्त प्याज का 1 एकड़ मार्केट में जाके सारे एक्सपेंसेस। करना चाह रहा था, इफ आई में एक चीज जो मैं देखता हूँ कि अगर कोई देखे ना, जो एक पॉसिबिलिटी ये थी कि जो 9 मिलियन पाकिस्तानी अब्रॉड हैं, इफ दे गेट इनटू ए पोजीशन जहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करें पाकिस्तान के अंदर, अब उनको आपने इतना हाई रिटर्न दे दिया डॉलर्स में, आप उनको 7% दे रहे हैं। अगर वो $1 मिलियन जमा करवाते हैं तो उनको तकरीबन 10-11 लाख रुपया महीना पाकिस्तानी रुपीज मिल जाता है, और डॉलर्स में तो $70,000 मिल जाता है पर मंथ, पर एनम। तो why would they really want to go and invest into I Pakistan? agree, फारूक भाई। और आप देखिए हमेशा बड़ा फ्लॉन्ट करते हैं, बॉन्ड is a debt and Pakistan is getting debt at the rate of like 7% interest. अमेरिका में आप देखें बॉन्ड की जो yield है, मेरे ख्याल में that's like 1.5 और कुछ इसके आसपास ही फ्लक्चुएट कर रही है। इसी वजह से you will not believe it, there were so many people that here that I knew that we actually they used to talk about this, पाकिस्तान में कुछ सेटअप करना चाहिए, people that eventually want to make it back home। तो उसके लिए ये कि चलो कोई किसी के पास कोई 20 करोड़ है, किसी को 5 करोड़ है, किसी को 1 करोड़ है, तो अब वो इतना हाई आप रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं उनको, 7% का 5 साल तक तो आपका कंफर्म हो गया ना, आपको मिलेगा। तो उसके लिए आप अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, यू गेट 11%। अब पहले दिस इज हॉरेंडस। आई मीन अगर आपने $1 बिलियन अगर इन्वेस्ट कर दिया इन रुपीज, तो आपको हर महीने 18 लाख रुपया जो है वो आपको कैश दे देते हैं वो on a monthly basis. So why would you Wow. want to get into the hassle of all this? And if you invest it in dollars, ताकि आपको डिवेल्युएशन का मसला ना आए, या यूज पे अब भाई कहीं भी दुनिया में बैठ के $1 मिलियन जमा करा दे, आपको पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख रुपया महीना आपका घर आ जाएगा, या $70,000 आ जाएगा। So बिल्कुल। these things, तो आपने 9 मिलियन लोगों को जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स थे इन पाकिस्तान, आपने उनको तो किक आउट कर दिया स्ट्रेट अवे। तो तुम वापस नहीं लेके आओ पैसे, हम तुम्हें तुम्हारे घर बैठे हुए वहीं पर ही 7 मिलियन तुम्हें मतलब 7% दे देते हैं, जो दुनिया में कोई भी नहीं देता। और जो पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हैं, they already are आपके सामने, I don't need to speak much about it। और जो एक I have a lot of friends in the corporate sector in Pakistan। जितनी ऑयल कंपनीज है, जितनी फर्टिलाइजर कंपनीज, they repatriate most of their money out of Pakistan। ये सारा माफिया, I have worked in the corporate sector in Pakistan, I know what happens। सारा का सारा पैसा बाहर निकल जाता है, जो भी इन्वेस्ट होता भी है। That happens with Procter and Gamble, Nestle, Unilever, Shell, you name it। तो आई डोंट नो, जब तक उसको लोकल लेवल के ऊपर एसएमईज को या एक्सपोर्ट प्रमोशन
इन चीज़ों को जोन्स बनानी पड़ेंगी, आपको वहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, और ये सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, HSC रिक्वायरमेंट्स, सेफ्टी फैक्टर्स, ये सब चीज़ें आपको, जैसे सुंबल एक्सटेंट बनी थी, देवर सो मेनी इंडस्ट्रियल जोन्स जो पहले बना रहे थे, एंड देवर सेइंग द एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स बना रहे थे, विच इज दे पार्ट ऑफ द EPC जो आपके चाइना के साथ सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ तो CPEC, हाँ चाइना जी। वाला CPEC के साथ अगर आप उसको CPEC को यहाँ तो फुली एक्टिवेट कर दें तो फिर थोड़ा बहुत काम चल सकेगा, एंड पीपल विल गेट फारूक साहब, असल में क्योंकि मैं किसी से बात कर रही थी एंड आई वाज टोल्ड दैट ये क्या कहते हैं, ये जोन्स हैं CPEC, दे आर द एक्चुअल गेम चेंजर। तो वो मतलब CPEC वाज अ ह्यूमंगस थिंग, लेकिन दैट वाज जस्ट वन स्टेप। असल जो स्टेप था वो तो एक्चुअली था ये फाइनेंशियल, ये जोन्स थे। अगर आप उसमें देखें, जो कल अगर आप मैम कल जो ट्वीट देखें, जो मुलाकात हुई है इसकी, आपका जो एम्बेसडर है शहबाज शरीफ के साथ, अब उसके साथ देखें, आप उसको देखें, उसकी जो ट्वीट है, उसने ही हैज नॉट मेंशन इवन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ही सेड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद PMLN, he specifically mentioned it as a party, so you can understand that this is the ambassador of China in Pakistan. He is tweeting yesterday that he looks forward to working with PMLN, so that shows you that currently CPEC किस डायरेक्शन में जा रहा है। The ambassador is tweeting to a party, not to the government of Pakistan. तो उसको आप, I mean, it's all blocked up. True. Sir, to be Ali sir, very honest on this, जी go ahead. I'm sorry, ma'am, interrupt कर रहा Go ahead please. हूँ. Well, to be very honest on this CPEC thing, चाइना को एक पार्टी या एक गवर्नमेंट नहीं चाहिए, चाइना को बिजनेस ओरिएंटेड पीपल चाहिए पाकिस्तान में, जो कि CPEC में इन्वेस्ट करें इन फ्यूचर। और ऑब्वियसली चाइना का बेनिफिट उसमें बिजनेस ही है, चाइना का बेनिफिट ये नहीं है कि कोई गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी वहाँ पे आके। और PTI गवर्नमेंट, इस वक्त जो गवर्नमेंट चल रही है, दे आर सो डम्प कि वो किसी को सपोर्ट किया, वो किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। अगर आप कोविड के एग्जांपल ले लें, उमर ये क्या नाम है, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो पहले थे, उन्होंने सिर्फ वैक्सीन इसलिए नहीं इंपोर्ट की थी कि मेरे पे नैब के केसेस ना आ जाएं। उन्होंने अपने मीडिया टॉक में कहा कि मेरे पे नैब के केस ना आ जाए। मैं असद उमर WhatsApp स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ डूइंग द थिंग इज, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, सॉरी उमर भाई, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, और वो थोड़ी सी रेलेवेंट डिस्कशन चल रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा एक दो पॉइंट मैं उसके अंदर ऐड कर दूं टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से, क्योंकि मेजरली हमारा वो है, या बाकी भी हमारा जो मास्केल जो इंडस्ट्रियल लास्ट गवर्नमेंट के अंदर 4-5 एक जोन्स जो है ना वो मतलब रखे गए थे। उसके अलावा CPEC के अंदर तक प्लान था जिसके ऊपर इनिशियल फिजिबिलिटीज और प्लान्स वगैरह जो फैसलाबाद के करीब भी कायदे आजम जो इंडस्ट्रियल जोन की भी बुनियाद रखी, लेकिन वो मतलब 2.5 साल से अब उधर का उधर ही पड़ा हुआ है। अभी हमारे जो जोन थे, हम उसके ऊपर किसी एक के ऊपर भी प्रॉपर काम नहीं कर सके। जो पिछली गवर्नमेंट को मिले थे वो बेसिकली फर्स्ट फेज था उसका CPEC का, जिसमें $1 आउट ऑफ 62 वो इन्वेस्ट किया गया, जो मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर के ऊपर था, प्लस थोड़ा सा आपका डिफेंस सेक्टर के ऊपर था। जो आपका सेकंड फेज था इंडस्ट्रियलाइजेशन और बाकी आउटपुट आपने कल्टीवेट करनी थी, स्टार्ट ही नहीं कर सके हैं, जहां से अब हमने कमाना शुरू करना था। तो एक तो वो इकोनॉमिक जोन के ऊपर काम नहीं कर सके, उसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर यहाँ पे अभी टैक्स की बात हो रही थी और रिबेट की बात हो रही थी। मैं उसमें 2-3 बड़े बेसिक से तमाम लिसनर्स जो हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग में मतलब काफी सारे, तो शायद हर बंदा टेक्सटाइल से वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैं बड़े बेसिक से 2-3 पॉइंट हूँ वो हर बंदे को ताकि आराम से समझ आ जाए। 2018 में हमारा टैक्स कलेक्शन थी ईयर एंड के ऊपर, वो तकरीबन 142 अरब थी, और उस वक्त जो एक क्लेम था कि यार ये इन्होंने ना रिफंड इसके अंदर 100 बिलियन का तकरीबन ऐड किया, 100 से 200 बिलियन के दरमियान जो है वो एब्सोल्यूट फिगर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इतना क्लेम किया जा रहा था कि इतनी ज्यादा अगर इन्होंने टैक्स भाई कलेक्शन लेकिन अभी भी तो इन्होंने वो जो मैं उसमें थोड़ा सा ऐड किए हैं ना, जब ये हाँ जी ऐड नहीं किया, तकरीबन 4 गुना जो है ना वो रिफंड बढ़ गए हैं। अगर वो भी मैक्सिमम उसका जो अपर कैप था उसको भी अगर आप अज्यूम कर लें, इस वक्त जो टैक्स सेक्टर जो रिफंड है वो तकरीबन 700 अरब जो है ना वो क्रॉस कर चुका है, जिसमें जो 2 सेक्टर उसके अंदर आ रहे हैं
एक टेक्सटाइल है उसके अंदर और दूसरा एक्सपोर्ट सेक्टर नॉन टेक्सटाइल के अंदर ले लीजिए। अब दो सेक्टर आप अगर 60% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट दे रहे हैं तो इनका तो यार आपने 500 FBR ने अपने पास रखा हुआ है, तो वो काम कैसे करेंगे? अभी DLTL की बात हो रही थी, रिबेट की बात हो रही थी कि 2017-18 में चूंकि ये स्टार्ट हो चुका था, लेकिन प्रोसेस जो है ना वो इतना स्मूथ नहीं था। बहुत ज्यादा वो टेक्निकल था, बड़ी चीजें थी, बड़े स्लो रिफंड वहां से आ रहे थे। अब हमने अब तक रिफंड जा रहा है, उसके बावजूद जो है अभी जो गवर्नमेंट रही है, जो उसने रिफंड ना वो 700 अरब का है। आप अगर टैक्स कलेक्शन आ तो उसमें से 700 निकाल लें तो 2017 से भी पीछे जाके खड़े हो गए हैं दोबारा। दूसरी So इंटरेस्ट true, रेट हमारा so हाई हो true. गया, इंटरेस्ट रेट हाई हो गया। और तीसरा एक बेसिक हमारा जो एग्री सेक्टर है वो अलाइंड है हमारी के साथ, हमारे टेक्सटाइल के साथ। मैं थोड़ा सा एक लिंक उसके अंदर एक्सप्लेन करता हूँ ताकि मतलब इजीली जो है ना वो अंडरस्टैंड हो सके। हमने 2016 में 17 में जो बेल्स थी, कॉटन बेल्स, उसकी आउटपुट 14 मिलियन बेल जो है ना वो दी है पाकिस्तान ने। ये कहाँ पर आ गई है? 6.5 मिलियन बेल के ऊपर। अब ये जो डिफरेंस है आपका 7-8 मिलियन बेल का, ये आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करते हैं तो आपका वो इंपोर्ट बिल अलहदा भली से भाई ऊपर उसका रीजन क्या है? ये जो डिक्लाइन है, डिक्लाइन है, उसका रीजन क्या है? आई मीन जो क्लाइमेट फैक्टर्स हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, उनको निकाल के कंट्रोलेबल में कितने हैं, क्या परसेंटेज फॉल करती है? ये सिंपली गवर्नेंस और वो उसकी वजह से है। ये इसमें कोई क्लाइमेट वगैरह का या ये कोविड का कोई चक्कर नहीं है इसमें। 34% आपकी कॉटन की जो प्रोडक्शन है लोकल कॉटन की वो कम हुई है। उसकी बेसिक रीजन कोई कोविड नहीं था, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं था। उसकी बेसिक रीजन थी आप अच्छा सीड नहीं दे सके फार्मर को, और जर्मिनेटेड सीड उनको देना होता है आपने अच्छी, क्योंकि हर 3 साल बाद कॉटन का सीड उसको रिसर्च की जरूरत होती है। इसके लिए हमारे सूबाई जो बजट है उसके अंदर फंड भी रखा जाता है। आप आज भी अगर पंजाब का फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर जो ये स्पेसिफिक सेक्टर है सीड रिसर्च के हवाले से 10% भी उसका जो है यूटिलाइज करंट जा सका। मीन्स कि अगले साल जो है वो अगर इस साल 34% अगर कम हुई है, अगले साल 40 से 45% जो है ना वो कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो कम होगी। बेसिक क्या किया कि जो आपके घर की सप्लाई लाइन थी वो आपने रिसर्च कर दी, अब आपको बाहर इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके ऊपर ड्यूटी भी होगी, उसकी कॉस्ट भी ऊपर चली जाएगी, और हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो बेसिक रॉ मटेरियल से ऊपर चलेगी। बाकी यूटिलिटीज आपकी वो बिजली हो, लेबर हो, तो एक बात की चीज है। बेसिक सप्लाई लाइन की जो आपकी कॉस्ट है ऊपर चलेगी। इसके अलावा हम पिछले कई सालों से इंडिया के साथ वो हमारे डिफरेंट रीजन की वजह से ऊपर नीचे होते रहते हैं। इंडिया से कॉटन इंपोर्ट किया करते थे, वो बैन कर दी हुई है कि हम इंडिया से जी इंपोर्ट नहीं करेंगे। सस्ती पड़ती थी, या बाकी मतलब महंगी दूर से लेके आते हैं, एक साथ बॉर्डर मिलता है, और वो रोड साइड इंपोर्ट आप जो है ना वो कर सकते हो, सस्ती पड़ती है। लेकिन मतलब पॉलिसी हमारे जो बाकी माफियाज हैं ये शुगर सेक्टर, वो नहीं इन चीज़ों को, तो हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो बाकी दुनिया से कर, थोड़ी सी महंगी भी पड़ती है। तो सीड आपने प्रोवाइड नहीं किया, आपकी कॉटन की प्रोडक्शन कम हो गई, टैक्स के रिफंड्स आपके बढ़ गए, इंटरेस्ट रेट आपका 2 साल बढ़ा रहा, अभी भी जो है वो तकरीबन 7.5% के ऊपर जो है वो मतलब 2018 से 2-2.5-3% ज्यादा है। ये 3 फैक्टर हैं जो टेक्सटाइल एंड नॉन टेक्सटाइल का आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज। इसके अलावा आपने मतलब आगे जाना अभी भी भली जो भाई अगर आप अस्सलाम डेटा वालेकुम अगर मोहम्मद बेटे, I have a quick question, डॉक्टर हुमा। जी जी, गो एक अहेड क्विक प्लीज, क्वेश्चन। गो अहेड प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मोहम्मद बेटे, आपने जो सारी बातें कही है ना, यू आर एन अकाउंटेंट एंड माशाल्लाह यू नो आई हैव अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड आल्सो। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी और जो इस गवर्नमेंट जो है इसकी इनकॉम्पिटेंस ये है कि इन्होंने पहले तो एनर्जी का प्राइस इतना बढ़ा दिया है कि इनपुट्स जो है वो एब्सोल्युटली जो एक आम किसान है उसके हाथ से निकल गई है। पिछली गवर्नमेंट जो थी वो सब्सिडी दे रही थी खादों में, खादों की कीमत जो है बेटे वो डबल ट्रिपल हो गई है। ये सब चीजों को इन्होंने डिफरेंट माफियाज के हाथ में दे दिया है। तो ये इनपुट, और सबसे जो बुरी चीज बेटे वो होती है सब्सिडी, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर आर्मी वेबिंग इक्विपमेंट, हमारी फैक्ट्री है और हम एक्सपोर्ट करते थे और हमें मिलते थे ये सब्सिडीज।
लेकिन कई हमारे जो पार्टनर्स थे वो तो प्रोडक्ट बनाते ही नहीं थे, वो फेक एक सिस्टम चलाते थे, और उसके बाद वो सब्सिडी से एक्चुअली वो उनकी इनकम जो थी वो बेस्ड ऑन स्टीलिंग द सब्सिडीज। बिल्कुल ऐसे सबसे बेहतरीन जो सिस्टम होता है बेटे उसमें होता है कि आप इनपुट्स को कम करें, इनपुट्स को सब्सिडाइज करें, आप बिजली सस्ती रखें, आप पानी का निजाम बेहतर करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करें, आप बीज, जैसे बेटे ने कहा कि बीज जो है बेहतरीन बीज दुनिया से खरीद के अपने किसान को सब्सिडाइज बेसिस पे दें, आप उनकी खाद जो है उसको सब्सिडाइज करें, आप किसानों को इनकरेज करें, और जब आप उनसे खरीदें तो थोड़े एक्स्ट्रा मार्केट से पैसे देके, तो ये दिस इज अ बेटर सोल्यूशन देन सब्सिडाइजिंग द बड़ा बड़ा जागीरदार एंड जिम्मेदार एंड बिजनेसमैन, यू नो। तो ये हमारी बेटी ट्रेजेडी है। Sir, can I put something into it? जी जी जी, इरफान प्लीज साहब प्लीज। सर वेल मेरा बिजनेस सीड से रिगार्डिंग है, वेजिटेबल सीड्स हाइब्रिड्स इंपोर्ट करता हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे। जी पाकिस्तान जी में सिर्फ 3 रिसर्च सेंटर्स हैं जो गवर्नमेंट रन कर रही है, जिसमें से एक सेमी गवर्नमेंट है। मोहम्मद भाई अगर टेक्सटाइल से रिगार्डिंग फैसलाबाद बेस्ड हैं, सो ही मस्ट नो दिस थिंग। वो अयूब रिसर्च है। अयूब रिसर्च राइस व्हीट पे काम कर रही है और साथ कॉटन पे काम कर रही है। और आप अयूब रिसर्च के अंदर जाएं, ठीक है, यकीन माने आपको रोना आएगा। हम गुजरावाला इज वन ऑफ द बिगेस्ट सीड मार्केट इन एशिया। हम जितने भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं, सब ने गवर्नमेंट को एक ये सजेशन दी थी कि हम सब मिलके एक रिसर्च सेंटर बना लेते हैं। जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टर्स हैं सब मिलके एक रिसर्च सेंटर बना लेते हैं, हर चीज़ पे हम काम करते हैं, हमें सिर्फ लैंड प्रोवाइड कर दें और लेबोरेटरी प्रोवाइड कर दें, बाकी सारे एक्सपेंसेस हमारे, ठीक है। बट गवर्नमेंट रिजेक्टेड दिस थिंग, But Irfan ठीक said है। that would have served you. I mean, why not put that research and development? R&D हर जगह का बड़ा स्ट्रांग होता है, तो ये तो आप लोग अपने लिए भी कर सकते हैं कि मैम अगर हम गवर्नमेंट नहीं अपने आपको लिए करती, you can अपने लिए later sell that to government. What do you say? एग्जैक्टली हम अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती हमारे। Oh, I didn't know अगर that. मैं आपको FSC एंड RD फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, अगर आप उनके वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, आप उसे पढ़ें, ठीक है, आप अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि ये डिपार्टमेंट है। फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री की आप वेबसाइट पे जाएं, आप अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाएंगे ये कर क्या रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएं एंड यू गाइस विल बी शॉक्ड, ठीक है। इट्स पाकिस्तान ऑल में करप्शन एंड नेपोटिज्म एंड एग्जैक्टली किस्म की कोई वर्किंग नहीं है, ना कोई इम्पोर्ट है। ये अभी बताया तो ये काफ़ी इस चीज़ से पहले अवेयर होंगे कि हमारे पास वेजिटेबल जो सीड, खास तौर पे जो पल्सेस के या जो हम फर्टिलाइज़र के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हम इंडिया से इंपोर्ट किया करते थे और वो दुनिया से हमें काफ़ी एग्जैक्टली सस्ती सो पड़ती ट्रू थी। लेकिन पिछले सर डेढ़ से इंडिया से जो है सर ये सो ट्रू। इंपोर्ट जो है वो हमारी बंद है। तो इसका ज़ाहिर बात है एक इम्पैक्ट आएगा, वो डेफिनेटली आएगा, हमारी कॉस्ट उससे बढ़ेगी। हम क्लेम तो बहुत ज़्यादा सुना करते हैं इसका, गवर्नमेंट का 2 क्लेम्स है। मैं थोड़ा सा उनको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि अभी आप सुन रहे हैं जी 2 बिलियन प्लस की हमारी एक्सपोर्ट चली गई है, 8 माह से 2 बिलियन प्लस की इंपोर्ट चली। 2018 के अंदर तकरीबन 10 माह कंजेक्टिव जो है 2 बिलियन प्लस की एक्सपोर्ट दी गई। और द मंथ इमरान खान जो है उसने ओथ लिया था अगस्त का, उसके बाद से सितंबर में ये 2 बिलियन से नीचे गिर गई और 2 साल जो है ना ये ऊपर दोबारा नहीं गई 2 बिलियन प्लस जो है। 2018 में कंजेक्टिव 10 माह ना वो ये दी गई थी। उसमें स्पेसिफिक अगर टेक्सटाइल का सेक्टर देखे तकरीबन 60% ग्रोथ टेक्सटाइल सेक्टर ने दी है 2018 में। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ये मेजर फैक्टर जो मतलब हमें बताने भी चाहिए, इनके जो क्लेम्स हैं उनको मतलब ही करना चाहिए नंबर्स के साथ, फैक्ट्स के साथ। जाहिर बात है कि फैक्ट्स जो है ना वो मतलब वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। आज भी एक दूसरा क्लेम बड़ा किया जाता है कि टेक्सटाइल जो है वो फुल कैपेसिटी के ऊपर चल रहा है। ये बहुत बड़ा क्लेम किया जाता है कि हमने मतलब लेबर को वापस फैक्ट्री आए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हमने खत्म की है इस सेक्टर की, टेक्सटाइल फुल कैपेसिटी के ऊपर चल रहा है। भाई अगर फुल कैपेसिटी के ऊपर चल रहा है तो 2018 से तो आपको कम से कम 25% तो ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रोडक्शन ज़्यादा देनी चाहिए थी। तो हम हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट आज भी जो है वो 2018 के जो नंबर थे वो उससे कम है। वो उससे कोई बहुत ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं है। जो बेनिफिट तब दिए जा रहे थे
बेनिफिट हैं। उस वक्त भी यूटिलिटीज के अंदर जो है उनको हाफ रेट जो है पावर सेक्टर का वो 7 पैसे के ऊपर दिया जा रहा था, वो आज भी दिया जा रहा है, और बल्कि आज तो वो ख़त्म भी दरमियान में कर दिया जाता है। टैक्स रिबेट उनको दी जाती हैं, वो आज भी दी जा रही हैं। तो आप फुल कैपेसिटी के ऊपर अगर चले गए हैं तो आपकी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ी है? ये कुछ 2-3 उल्टे सीधे से सो क्लेम है जो बुक्स के अंदर वो मतलब ये सर पब्लिश कर मोहम्मद अस्सलाम बेटे जब वालेकुम आप डॉक्टर कह साहब, रहे हैं ना कि 50 मैं बात कर सकता जी हूँ? बोले बोले जी बोले। डॉक्टर साहब, ये टेक्सटाइल में जो टेक्सटाइल जो है वो 100% कैपेसिटी पे बिल्कुल ठीक चल रही है। असल में प्रॉब्लम ये हुई है, यूरोप में जितने भी ब्रांड है वो जो कपड़ा लेते थे $5 का, वो पाकिस्तान को बोल रहे हैं हमें $3 में वो कपड़ा दो। और जो हमारे फैक्ट्री मिल ओनर है वो डेस्परेशन में कि फारिग बैठने से बेहतर है हम जो है ना फुल कैपेसिटी पे टेक्सटाइल को चलाकर थोड़े मार्जिन पे कपड़ा सेल कर दें, इसलिए जो है प्रॉफिट कम आ रहा है। देखिए भाई, प्रॉफिट की वैसे तो भी बेटे जो वो प्रॉफिट मोहम्मद बेटे ने कहा ना वही कि बिजली में पहले हमें 50% मिलता था सब्सिडी, अब बिजली की कीमत बेटे ट्रिपल और ट्रिपल हो गई है। तो जब आप उसको 50% मार्जिन भी देते हैं तो वो डबल हो गया है बिजली का प्राइस। तो मैं हाँ यही बिल्कुल। कह रहा हूँ कि बेटे इनपुट्स बहुत महंगी हो गई है। हमारा मुकाबला बांग्लादेश के साथ है जहाँ पे उन्होंने बिजली घर लगाए हुए हैं, वहां पानी का बहुत बड़ा एक चैनल और नेटवर्क है। और अब ये सारी बातें होती हैं कंपटीशन की, जिसमें गवर्नमेंट जो होती है वो एक लिहाज से आपको सपोर्ट करती है, वो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही इस वक्त। सर, माजरत के साथ मैं कहना बिल्कुल। चाहूँगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात हो रही है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ऊपर नहीं जा सकती। उसका मेन रीज़न ये नहीं है कि हमारी जो है इंपोर्ट कम है या ये है या वो है। असल मसला है हमारा करप्शन का और जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। असल में आप देखें ना कि कियानी साहब के 2 भाई $1 अरब जो है पाकिस्तान से बाहर लेके भागे हुए हैं, उनको पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। अली साहब, इसमें हाँ मैं वो तो थोड़ा सा बेटे इंटरप्ट पार्ट ऑफ करूंगी। है। करप्शन यूजुअली एक स्लोगन, एक मैडम रेटरिक के तौर पे मैडम अगर इस्तेमाल ये होता है, बातें लेकिन अलाउ हैं, इंटरनेशनल मैडम अगर ये अली बातें साहब अलाउ मुझे हैं, बात कर जी, मैं आपको ये बात बता रही थी कि जो अगर आप डेटा उठा के देखें दुनिया का, तो करप्शन जो है वो बहुत मिनिमम फैक्टर है जो जो रोल प्ले करता है इकोनॉमीज़ में। मतलब इट्स अ गुड रेटरिक, बट इकोनॉमीज़ को हर्ट कितना करता है अगर आप डेटा उठा के देखेंगे, दैट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। मैडम तो मेरे ख्याल में वैसे इकोनॉमी पे रहते हैं। हाँ जी, नहीं, इकोनॉमी चलेगी नहीं जब तक पाकिस्तान में करप्शन खत्म नहीं होगी। असल में प्रॉब्लम ये है कि रिच कंट्री में अगर 1 बिलियन की करप्शन होती है ना, उनकी जीडीपी अगर 20 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता 1 अरब से। लेकिन हमारे जैसे गरीब मुल्क में जब आसिम बाजवा अपने भाइयों को $2-2 बिलियन पाकिस्तानी जो हम भेजते हैं बाहर से पाकिस्तान में, क्योंकि इम्पोर्ट तो हम कुछ एक्सपोर्ट तो कर नहीं रहे, ठीक है, इम्पोर्ट हमारी बहुत ज्यादा है। कार हम अपनी नहीं बनाते, मोबाइल हम अपना जी नहीं अली साहब, बनाते। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे मैम ख्याल मेरी में अब ये बात थोड़ी गुलाम साहब से तफसील बात है, करते हैं। चलें ठीक है। No, I have to go somewhere. We do not have an unlimited time. ओके So, सॉरी, नो Ghulam Sahib, प्रॉब्लम। if you want to add please something. चलिए, मैं ख्याल में अब भली भाई, उमर भाई, you want to add something because then I have to go and do some errands, please. मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, 2-3 जी मैम कहना है। वो हमें मतलब उसमें तो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, हम तो फर्दर उसमें डाउन जा रहे हैं। बेसिकली अगर इकोनॉमी पे बात करें तो हमें इकोनॉमी पे थोड़ा सा स्पेसिफिक रहना चाहिए। एक मैं थोड़ा सा फैक्टर इंपोर्ट्स के अंदर ऐड करना चाहूँगा। हमारा पिछले अदवार में और अभी जो है इवन कि उस जो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी वो भी इफेक्ट हुई। स्टेट बैंक ने ना 2018 के अंदर एक नंबर दी कि हम इंपोर्ट को अगर उसके सेगमेंट्स बना लें तो मेजरली जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो मतलब हर्ट इतना ज़्यादा ये क्यों हो गया। तो उसने ना 3 बड़ी वजह बताई। उन्होंने कहा जी सबसे पहली जो वजह है वो तो ये है कि आपको आउटस्टैंडिंग जो लोन्स थे, फॉरेन लोन्स जो है वो आपको पे करना पड़े, ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मतलब इफेक्ट हुआ। दूसरी जो बड़ी वजह दी उसने दी कि जो हमारा डिफेंस रिलेटेड इंपोर्ट ये बढ़ गई है पिछले 10 साल के अंदर जो है, जो पाकिस्तान को करनी पड़ती है जो है वो हमारे नंबर्स में, हमारे आर्टिकल्स में हम नहीं पढ़ते हैं। हमारा जो सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट लगी, जारी बात है उसने अपने हमारे इंपोर्ट बिल को भी इफेक्ट किया, उसने हमारी डेफिसिट को भी जो है ना इफेक्ट किया। अब 2018 के देख लें, 2019 और 20 इन दोनों सालों के अंदर आपका
इशू वो नहीं था जो 2013 से 15-16 तक था। आपकी जो डिफेंस रिलेटेड इंपोर्ट थी वो कम हो गई। दूसरी चीज, जो आपने बजट दिया, बजट, वो इन डॉलर टर्म जो है 30% जो है ना तकरीबन कम हो चुका है। जो है वो 1150 को छोड़ के गए थे, आज भी खड़ा है। डॉलर जो है वो 104 से 160 के ऊपर चला गया। 30%, 40% आपका डिफेंस का बजट जो है वो रिड्यूस हो गया है, उनकी इंपोर्ट कम हो गई है। उसके बावजूद जो है आज की डेट के अंदर हम पर मंथ इंपोर्ट का बिल $5 बिलियन का जो है वो ऐड कर रहे हैं। अब यही $5 बिलियन का बिल जो है वो 2017 और 18 में भी ऐड हो रहा था। उस वक्त हम इंपोर्ट के साथ हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती, हमें कर्टेल करना पड़ेगी, हमें कम करना पड़ेगी इंपोर्ट जो है। इन्फ्लेशन भी बढ़ा दी, अनएम्प्लॉयमेंट भी हमने बढ़ा दी, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया, जीडीपी भी कम आ रही है, लेकिन हमारा इंपोर्ट जो है ना बिल वो उधर का उधर ही खड़ा है। सारा वो आईएमएफ का जो प्लान था वो इम्प्लीमेंट करने के बावजूद, तो क्या ये उस वक्त बिल्कुल फिर भाई भाई, बेहतर यू बनता एब्सोल्युटली राइट। जब आप 3% की आपकी इन्फ्लेशन थी, 5% का आपका इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन था, 5.8 के ऊपर चल रही थी, तो उस वक्त $5 बिलियन इंपोर्ट बिल अच्छा था, या आज की डेट के अंदर $5 बिलियन का जो इंपोर्ट बिल है वो बेहतर है? ये हमें कंपेयर करने की जरूरत है कि हमारी इकोनॉमी चलनी कैसे है, आगे ग्रो करनी कैसे है। तो एक ओवरऑल यार मतलब खुली डिस्कशन करें तो वो मतलब किसी भी बेटे वो डायरेक्शन में डॉलर भी तो डिवैल्यूएट हो गया ना, और इंटरेस्ट रेट स्काई रॉकेटेड है। तो इवन दो इंपोर्ट बिल कम हो गया, लेकिन उसकी जो जो डॉलर पर वैल्यू हमारे कम हुआ ना। पाकिस्तानी करेंसी के साथ जब उसका नहीं नहीं मल्टीप्लायर किया जाए नहीं, तो वही मेडिकल साहब वही वो ये प्राइस नहीं आ कह जाता रहे कि हमारी इंपोर्ट सॉरी कम सर, हुई है। वो अली भाई ये कम नहीं कह हुआ रहे। पिछले 1.5 साल में कम हुआ, लेकिन नवंबर से वो दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है। कम हुई है इंपोर्ट। 4.5 से $5 बिलियन का पर मंथ इंपोर्ट बिल आ रहा है। आप टोटल जो है ना आज अगर आप स्टेट बैंक का डाटा देखें, पिछले माह का भी 5.3 का तकरीबन इंपोर्ट बिल 2018 में भी था, कम नहीं हुआ सर, दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं बेटे? हम इनपुट्स ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो नहीं कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, असला इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? क्या क्या कोई चीजें? लग्जरी आइटम्स कर रहे हैं? क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है, सब कुछ। कोई उसमें जो मैं दो तीन बातें मैं ऐड कर दूं इसमें कि तकरीबन जी हमारी जी जो उमर भाई। इंपोर्ट्स का अगर हम एनालिसिस इंपोर्ट्स का करें 2018 के साथ, तो अभी जो इंपोर्ट इस साल में जो बढ़ना शुरू हुई है उसमें कुछ मशीनरी की इंपोर्ट्स हैं जो बढ़ना शुरू हुई है, और दूसरा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी जो बढ़ना शुरू हो गई हैं, उसकी भी वजह से हमारी ये प्राइसेस वगैरह बढ़ रही हैं। ऑयल बाकी प्राइस, जी एग्जैक्टली राइट। और दूसरा दो छोटी बातें मजीद कहूंगा जो पिछले भाइयों ने भी डिस्कस किया था कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए 7% इंटरेस्ट रेट जो दे रहे हैं। तो नंबर वन, हमें ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि यूएस में कितना है और यहाँ पे कितना है, क्योंकि उनकी AAA की रेटिंग होती है और रिस्क और रिटर्न का फैक्टर होता है। तो हमें ये देखना होता है कि कितने प्रीमियम पे हमें इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादा दे रहे हैं अभी ये इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अभी जो हमने बॉन्ड भी इशू किए हैं उनके रेट जरा कुछ थोड़े ज्यादा, उनके भी ठीक थे, लेकिन जो 7% जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को रेट मिल रहा है वो अभी भी ज्यादा है। हो सकता है वो फ्यूचर में जाके उसको रिवाइज डाउन करें। सेकेंडली, एक वो टैक्स की बात की थी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो थ्योरेटिकली जो टैक्स के जो रूल्स जो है ना उसमें कहा जाता है कि इनकम टैक्स जितना ज्यादा हो उसका पोर्शन वो बेहतर है। बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जितना सेल टैक्स वगैरह है, इस तरह के नेचर के हैं, वो कम से कम हो तो बेहतर है, क्योंकि अमीर आदमी है वो इनकम उसकी ज्यादा होती है, वो ज्यादा टैक्स देता है, गरीब नहीं देता। जबकि सेल टैक्स जो है, एक बोतल जो भी गरीब पिए या अमीर पिए उसने एक इतना टैक्स देना है। तो ये है। दूसरा ये कि अभी जो गवर्नमेंट है उसने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया है। तकरीबन जो पेट्रोल पे हम ऑन एवरेज 40 to 45 हम तकरीबन इस साल में, पिछले साल में देते रहे हैं, जबकि यही टैक्स जो मुस्लिम लीग नून के दौर में तकरीबन 25 रुपए पर लीटर के करीब होता था। तो ये काफी ज्यादा उन्होंने इसका इजाफा किया, रिलायंस इनकी ज्यादा हो गई है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही, तो ऑब्वियसली ना बिजनेस की इनकम बढ़ रही है, तो फिर आपका इनकम टैक्स भी कम हो जाएगा। तो यही वजह कि टैक्स टू जीडीपी आपका कम होना शुरू हो गया। तकरीबन मुस्लिम लीग नून के दौर को निकाल दें जिसमें आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ा था, ना सिर्फ जीडीपी बढ़ा बल्कि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो भी बढ़ा है। बाकी तमाम दौर में जो मुस्लिम लीग उमर भाई के ये मैं दौर बात में करने लगी थी, हमारी जीडीपी श्रिंक हो रही है, उसके बावजूद भी हमारा टैक्स टू जीडीपी गिर रहा है। दैट इज लाइक माइंड बॉगलिंग, दैट्स वेरी वरीसम। देखना, आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉक्टर में हुमा, यहाँ पे वो काफी इनडायरेक्ट टैक्सेस का तो भरमार हो रहा है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए।
देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज होती है ना जिसको हम कहते हैं मार्जिनल इनकम टैक्स रेट, मतलब कि आप जितना मजीद अर्न करते हैं तो आप हायर स्लैब में होते हैं। तो अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका टैक्स टू जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर आप इनकम कम होगी मुल्क की, ठीक है ना, तो आपकी टैक्स टू जीडीपी भी नीचे जाएगा। मतलब आपकी जीडीपी नीचे नहीं उस हिसाब से बढ़ी जिस तरह बढ़नी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ आपकी हो रही है 2% के हिसाब से। और अगर आपकी 2% से ज्यादा से तो जीडीपी ग्रो नहीं कर रही, इसका मतलब है कि आपका जीडीपी पर जो कैपिटा है, जो रियल टर्म में है एडजस्टेड फॉर पॉपुलेशन, वो आपका कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिर आपका टैक्स भी कम होगा। तो ये जी सोच बेटे, रहा था। इसीलिए तो ये इंडायरेक्ट उमर आईएमएफ भाई बेटे एक इंडायरेक्ट और टैक्सेस चीज इसमें लगा ऐड रही है कि कीजिएगा ये जो हमारी हमारा बिजली के बिल क्यों बढ़ रहे हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू, वो क्योंकि इनकम नहीं बढ़ रही तो वो जाहिर है टैक्स नहीं आ रहे, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से हमारी आवाम को मार रहे हैं। जैसे आप फरमा रहे थे ना कि पान, सिगरेट, बीड़ी, कोई भी छोटे से बड़ा लग्जरी आइटम से लेके एक वो गरीब आदमी की जो कंजम्पशन है उस पर भी अब टैक्स लगा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस से ये कवर सर करना इसमें बड़े चाह रहे हैं जो जबरदस्त हमें है, आपको असूलन दो ग्रोथ से नंबर जो है ना चाहिए। वो मैं बड़े जबरदस्त है, आपको इसके अंदर मैं देता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारा 2013 के अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्स की टोटल टैक्स के अंदर रेशो थी और डायरेक्ट टैक्स की जो रेशो थी, उसके ऊपर एक प्लान बना कि हम जो है ना डायरेक्ट टैक्स की रेशो को वो इम्प्रूव कर सकें। तो तकरीबन 6% जो है ना वो डायरेक्ट टैक्स की रेशो को टोटल टैक्स में इम्प्रूव किया गया 5 सालों के अंदर जो है 40% से उसको इनडायरेक्ट टैक्स को कम किया 34 पे लेके अभी 2.5 साल के अंदर जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स की रेशो बढ़ गई है दोबारा से उसी रेशो से जो मतलब इम्प्रूव की गई थी। और डायरेक्ट जो है ना वो नीचे आ गया है। मीन्स कि आप मतलब गरीब आदमी से भी आप उतना ही चार्ज तो भली करते भाई हैं अब जो जितना नई रेशियो है वो क्या है? व्हाट इज द ये लेटेस्ट रेशो रेशियो? मैं रेशो इस मंथ की जो है ना वो मैं मतलब अभी अपडेट नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़रूर इसके ऊपर मैं अपडेट करूंगा। 5% मैंने फेब तक का जो नंबर था मैंने उसमें कैलकुलेट किया था। 5% हमारा डायरेक्ट टैक्स की रेशो जो है वो 2.5 साल के अंदर कम हुई है टोटल के अंदर। एक चीज, दूसरी चीज ये अभी इन्होंने है वो बड़ी मजे की रिपोर्ट है। मैंने उमर भाई भी अक्सर वो इसके ऊपर ट्वीट किया करते हैं कि क्यों बढ़ गया जी। ठीक है जी, वो एक कैपेसिटी पेमेंट बढ़ गई और बाकी डॉलर कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट। अच्छा, एक एक लास्ट पॉइंट ऐड कर दूं जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस के हवाले से है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए आपकी जो इनपुट कॉस्ट है जो बिजनेस में जो जाती है वो भी आपकी काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो इन टर्न ये भी आप एक्सपोर्ट सेक्टर को हर्ट करती है। मतलब हम रुपया हमने डिवैल्यू तो किया कि हम अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को उसको बूस्ट करें, लेकिन फिर हम देखते हैं कि हमारी इंपोर्ट की भी कॉस्ट जब बढ़ना शुरू हुई है तकरीबन हाफ ऑफ द इम्पैक्ट वहीं पे चला जाता है। और फिर दूसरा ये, जब हम इतना ज्यादा रुपया डिवैल्यू करते हैं तो जो बायर हमारा बैठा हुआ है जो चीजें खरीदता है उसको तो पता लगता है कि यार, तो वो भी आपसे डिस्काउंट डिमांड करता है। जिस तरह एक भाई ने पहले एक रेफर किया था कि वो पहले $5 की अगर कोई चीज मंगवा रहे थे तो वो डिस्काउंट वगैरह ऑफ चाह रहे थे कि हम ये पाकिस्तानी है, ये हमें डिस्काउंट दें, चीजें सस्ती दें, क्योंकि उसमें फिर कंपटीशन भी बढ़ जाता है। चलें जी, it was amazing talking to you, उमर भाई, भली भाई, and all the respectable members जिन्होंने ज्वाइन किया। it was a very insightful discussion। तो फिर इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी और दिन प्लान करेंगे on a different topic इंशाल्लाह।